आपको मिलवाएंगे एक ऐसी आर्टिस्ट से जो अपने काम में जदीद टेक्नोलॉजी, मस्नूई ज़हानत, रिसर्च, रिसाइकलिंग और पता नहीं कौन कौन से दीगर तरीक़े हैं जिनको वो इस्तेमाल करती हैं, और जब वो इस्तेमाल करती हैं दैन शी क्रिएट्स मास्टरपीस। हम बात कर रहे हैं कराची का आयशा मुबारक अली की, जो मुख्तलिफ काम करके अपना नाम बनाना चाहती हैं, ऑल्दो के बना भी चुकी हैं। आयशा एक फ़ाइन आर्टिस्ट हैं, एक विजुअल आर्टिस्ट है, फैशन डिज़ाइनर हैं, और इन सब के होने के साथ साथ वो डिजिटल मीडियम में भी काम करती हैं। यानी कि अगर सादा अल्फाज में कहें तो रिवायती अंदाज में काम के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी को भी वो बड़ी बखूबी इस्तेमाल कर रही हैं, और इसके साथ ही साथ रिसर्च, रिसाइकलिंग और दीगर तरीक़ों से जो वो काम करती हैं वो काबिल तारीफ़ है। इस वक्त हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। आयशा हमारे साथ मौजूद है, उनके काम के बारे में, उनकी मेहनत के बारे में उन्हीं से ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इतने सारे काम एक साथ सर अंजाम देना, ये कैसे कर लेती हैं? देखें, ये डिफरेंट फील्ड्स हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे ये सब आर्ट है, ठीक है। तो आप प्रोजेक्ट की नौइयत को देखते हैं, आप देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से बेहतर अंदाज में दिखाया जा सकता है। तो यही यकीनन मेरे पीछे भी यही चल रहा होता है दिमाग में कि काफ़ी दफ़ा होता है चीज़ों को रिक्वायरमेंट होती है कि हम रिसर्च करके बताएं। काफ़ी दफ़ा होता है आपको लगता है कि नहीं, ये परफॉर्मेंस और थोड़ा सा फैशन का टच दे के लोगों को इसकी तरफ मतवज्जा किया जा सकता है, ठीक है। तो बस उसकी वजह से मैं डिफरेंट मीडियम्स में काम करती हूँ। ये डिफरेंट मीडियम्स दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ऐसे ही एग्जैक्टली, बिल्कुल। देखिए, जैसे डिजिटल आर्ट जो है, अब काफ़ी दफ़ा डिजिटल आर्ट भी तो एक वो वाला आर्ट है जो आपको पता है लोगों को भी इतना समझ नहीं आता। तो जब मैं इसको अगर एक्सप्लेन भी करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह करूँगी कि डिजिटल आर्ट इज़ अ फ्यूजन आर्ट, ठीक है। एंड बाय दैट आई मीन कि इट्स इंटरडिसिप्लिनरी। इसमें कहीं ना कहीं फ़ाइन आर्ट्स की भी टेक्निक्स यूज़ होंगी, कहीं ना कहीं किसी टेक्सटाइल डिज़ाइनर का भी इंस्पिरेशन होगी, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जो जैसे मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिनका वर्ड अभी आप पाकिस्तान में थोड़ा कम ही बहुत कम, तो उनको भी कहीं ना कहीं यूज़ होता है, जैसे कि डेटा कलेक्शन हो गया। तो ये मैंने अभी आपको मोटी मोटी बता दी कि ये टर्म्स हैं जो मेरे आर्ट में कहीं ना कहीं इनका दखल होता है। ठीक है। और ये जो सफ़र है आपका, इसका आगाज़ कैसे हुआ, इस शौक़ कैसे पैदा हुआ? शौक़ ऐसे पैदा हुआ कि जब मैं ग्रेजुएट हुई और मेरा शौक़ उस वक्त यही था कि मैं पेंटिंग करूँ। आई यूज़ टू वर्क इन एक्रेलिक पेंटिंग्स, यू नो, canvases and stuff, and then I thought that art needs to go beyond that, because art की एक पावर है और वो पावर उसी तरीके से नज़र आ सकती है अगर आप उसके अंदर कंट्रीब्यूट करें। मतलब इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रोड्यूसिंग अ प्रिटी पिक्चर, ठीक है, चाहे वो फैशन हो गया, लाइक वी आर ऑल वेयरिंग फैशन, ठीक है, हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, बट जब तक उसके अंदर वो टच नहीं आएगा कि इंटरडिसिप्लिनरी हो, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कम्पीट कर सकें, सो हाउ इज़ इट गोइंग टू बी पॉसिबल, राइट? सो दैट्स वेयर रिसर्च कम्स इन, दैट्स वेयर you start pushing yourself, you start learning about artificial intelligence, and and that's how it started for me. And just you said के art जो है it's sky which has no limits basically. Exactly. तो Dark Skies Gaze Back ये एक प्रोजेक्ट है आपका, क्या है ये? सो डार्क स्काइज गेज बैक एक प्रोजेक्ट है जो हमने मतलब ये कोरोना से पहले का चल रहा था एक्चुअली, और मुझे याद है उस वक्त जब हम कर रहे थे तो इसमें इतनी चीज़ें थी। हम लोग कराची की लाइट पोल्यूशन एक टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में बात करना चाह रहे थे। तो हमने कहा कि हम लोगों के साथ किस तरीके से बात करें। लाइट पोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जब मैं बोलती हूँ ना, कहते हैं अच्छा इधर तो अभी रोटी के मसले हैं, जॉब्स के मसले हैं, आप लाइट पोल्यूशन ले आइए। एंड देन लाइट पोल्यूशन भी आपको पता है डिफरेंट पोल्यूशंस ऑलरेडी लोगों को पता है, नॉइज़ पोल्यूशन। मैंने ये तो सुना था नॉइज़ पोल्यूशन, नहीं पता ना। What is this light pollution? लेकिन इसकी बहुत इंटरप्रिटेशंस है। उसका ये है कि इस वक्त जो स्टूडियो में लाइट्स लगी हैं, ये आपके लिए कितनी हार्मफुल हैं, कितनी नहीं है। बहुत ज़्यादा। एंड इन द सेम वे जो आउटडोर लाइटिंग है, तो ये बहुत एक वास्ट फील्ड है, बट इसका बेसिक यही नॉलेज है कि लाइट को आप स्टडी करें कि लाइट का क्या इस वक्त आपकी इम्पैक्ट पड़ा है। आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो सकता है, आपकी जो सर्काडियन रिदमिक आपका जो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है वो आपका कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे इफेक्ट हो रहा है, यू हैव नो आइडिया। सो दिस वाज वन ऑफ द बेसिक थिंग्स जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इस प्रोजेक्ट को कोई आर्ट के थ्रू हम बताएं, क्योंकि लोगों को खाली बातें फैक्चुअल नॉलेज कब तक चलेगा, यू नो, वी पीपल लाइक टू टॉक अबाउट थिंग्स थ्रू आर्ट। तो मैंने इसके ऊपर ये टॉपिक पे किया। एंड सेकंड थिंग वाज वीमेन एम्पावरमेंट, जो मेरे काम में ऑलरेडी था कि मैं चाहती थी कि साउथ एशियन जो वेमेन है उनको किसी तरीके से एक ऐसी नैरेटिव का पार्ट बनाया जाए विच इज़ नॉट जस्ट कि which is different from what we see in the mainstream media, if I put it. They have to have a role of a warrior, of someone who is in power. तो ये दो ideas को combine करके through digital art I did this. Okay, now अब मैं चाहता हूँ कि जो आम अब हमने बहुत
हैवी टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर ली, ठीक है, जो एक आर्ट स्टूडेंट को समझ भी आ सकती हैं, बट दोज हु आर सिटिंग एट देयर होम्स, और वो बच्चे हैं जो जिस तरह आपने स्टार्ट किया था ना एक्रेलिक पेंटिंग या फिर कैनवस पे, उनके लिए बताइए सादे अल्फाज में कि आज अगर आप एक प्रोजेक्ट आप पेंट कर रहे हो उसको, तो उसको अगर आप इनोवेशन देना चाह रहे हो तो वो किस हद तक और कैसे लेके जाएंगे एक कैनवस की पेंटिंग को, उसमें आप उसको डिजिटलाइज कैसे करोगे, और उसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अमल दखल कैसे और कब आएगा? तो इसके बिल्कुल बहुत तरीके हैं, अब तो खैर बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, और इसका सबसे, मेरा ख्याल है ये सबसे अच्छा तरीका इसका ये होगा कि जो लोग कैनवस पेंटिंग्स करते हैं, जिसको भी आर्ट पसंद है, देखने का शौक़ है, वो इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करे कि डेटा कलेक्शन क्या चीज़ है, मशीन लर्निंग क्या चीज़ है, इसकी कोडिंग के तरीके बिल्कुल बेसिक वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। अगेन वो जैसे गिटहब हो गई, PTJ5 हो गई, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग अदर्स। देर आर सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल, वो उसके ऊपर जाएँ और थोड़ी बहुत लर्निंग दे विल हैव टू डू, बिकॉज ये एक टेक्निकल चीज़ है, तो वो करें और फिर देखें कि ये कहाँ इंटीग्रेट हो सकता है, क्योंकि अगर उनको कम्पीट करना है इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि हर चीज़ डिजिटल की तरफ जा ही रही है वन वे और अनदर, सो आई थिंक दिस विल बी अ गुड स्टार्ट फॉर देम। और लाइट पोल्यूशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए अपकमिंग जनरेशन को, बिकॉज हम सारा दिन लाइट के सामने बैठे रहते हैं, लैपटॉप, ब्लू लाइट, विच इज़ वेरी हार्मफुल। यस, सो समथिंग टू थिंक अबाउट and something to think about for the younger generation especially, because ये ideas वो हैं जो अब हमारे आने वाले मसले वो नहीं होंगे जो पुराने थे। बिल्कुल ऐसे। तो अब नेक्स्ट किस प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे? बिल्कुल, नेक्स्ट मेरे अभी 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं साइमल्टेनियसली। वन इज़ माई ओन कलेक्शन, costume and mixed media art collection, which is again using these techniques, and second one is I'm going to be working as an artist for Karachi Biennale, which is coming next year, जैसे होता है हर साल, तो I'll be one of the artists on board। और अभी क्योंकि मेरा एक और बिनाले भी हुआ था, इंटरनेशनल न्यू मीडिया आर्ट बिनाले, सो आफ्टर दैट आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट, क्योंकि पब्लिक आउटरीच बहुत मिलती है इस तरह के आइडियाज़ को, सो आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। जैसे कि आपने खुद भी कहा कि हमें रिसर्च करनी चाहिए और जाके इनको देखना चाहिए, व्हाट्स द स्कोप एंड वेयर डू वी स्टैंड इंटरनेशनली जब हम कम्पीट करने की बात करते हैं? तो स्कोप इसका इस सेंस में बहुत है, क्योंकि जब कोई नई चीज़ आएगी यू नीड मोर पीपल, राइट? पीपल नीड टू थिंक कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, तभी वो चीज़ होगी। बिकॉज जब मैं किसी से बात करती हूँ ना, तो वो लोग ऐसे थोड़ा सा यूँ करते हैं कि नहीं, हमें तो डॉक्टर इंजीनियर ही चाहिए हमें एक्रिलिक पेंटिंग्स में ठीक है, आई एम नॉट सेइंग इट्स ये आप ना करें, ये बहुत प्यारा आर्ट है, आई डू इट, बट यू हैव टू थिंक अबाउट, लाइक सम आर्टिस्ट नीड टू थिंक अबाउट कि आप इंटरनेशनली कैसे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। दे आर टॉकिंग अबाउट आइडियाज़ कैसे, और यहाँ पाकिस्तान में वी आर रिसर्च और नथिंग इज़ हैपनिंग, सो वी नीड मोर एनर्जी। तो अभी तक क्या कमेंट्स ज़्यादातर मिलते हैं? यही कि कोई स्कोप नहीं है, छोड़ दो, फलानी चीज़ पे आ जाओ, ये कर लो। फैमिली सपोर्ट बेसिकली ये बड़ा ज़रूरी है। फैमिली की मुझे बिल्कुल सपोर्ट है, बल्कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे अपनी फैमिली की है। देन देयर आर अदर पीपल जो मेरी टीम में मेरे साथ काम करते हैं, सलमान है, रेहान है, ये लोग दे आर कॉन्स्टेंटली हेल्पिंग मी विद द रिसर्च। और क्योंकि मेरा एक इनिशिएटिव है कॉस्मिक ट्राइब के नाम से, जिसके थ्रू हम और आउटरीच करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, तो स्कूल्स में जाके बच्चों को बताना कि आप प्लीज़ ये लाइट पोल्यूशन को समझें, इन टॉपिक्स, स्पेस साइंसेस क्या है, मतलब वो इनोवेटिव टॉपिक्स जो बच्चों की बुक्स में नहीं है, वो बताना, उसके आउटरीच में। बड़ों की बुक्स में भी नहीं है स्पेस साइंसेस को तो समझते हैं ना पाकिस्तान, ये तो अलग फिर टॉपिक हो जाएगा पूरा। अगेन इट्स अनदर कॉन्वर्सेशन, बट फॉर नाउ आई वुड से कि वो जो यूथ है और बच्चे हैं ना, वो बिल्कुल टारगेट होने चाहिए, उनको आप बताओ, ताकि पता चले ना उनको आने वाले अपने वक्त में ये आइडिया हो कि उन्होंने किस चीज़ की तरफ जाना है। जैसे हम कहते हैं ना, रटा रटाई चीज़ ही दुनिया, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, वो दुनिया बहुत चेंज हो रही है। इन लास्ट मैं आपसे चाहूँगा कि ऑब्वियसली जब आप इस तरह से आते हैं और मोटिवेशन बनते हैं दूसरों के लिए, तो दूसरों के भी जहन, ख़ासतौर पर हमारा जो स्टूडेंट तबका है उसका भी बड़ा जहन खुलता है। यू नो, एज एन आर्टिस्ट और इतने सारे जॉनराज में काम करने वाले आर्टिस्ट के, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द जनरेशन कमिंग अप? So I would say that think big. Don't listen to people who say कि आप सिर्फ ये कर सकते हो और इससे ज़्यादा बियॉन्ड पाकिस्तान में कुछ नहीं है। सो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग वे टू थिंक, बिकॉज अगर आपने इनिशिएटिव लोगे ना, देन यू डोंट गेट टू कंप्लेन, यू हैव टू टेक इट, एंड ट्रस्ट मी, आपको रास्ते मिलेंगे एंड इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिलेगी, बिकॉज इंटरनेशनली देर आर अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट, देर आर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम पाकिस्तान इवन गोइंग, तो अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। सो इफ़ यू आर नॉट डूइंग then it's you, but trust me, there's scope now, because this is the future. Artificial intelligence, machine learning, digital art, it's a way to think and it's a way to be, so you have to do that.
Thank you so much, Aisha, for coming to the studios, and we wish you best of luck. पुराना वक्त आपको याद कराते हैं जब हर घर में इंडियन चैनल्स रात 8 बजे से रात 1 बजे तक चलते थे और पाकिस्तानियों के दिमागों पर राज करते थे इंडियन चैनल। ये तो आपने बहुत अभी की बात की है। उससे पहले चले जाएं तो वीसीआर लग के केबलें दीगर घरों में पहुंचाई जाती थी। उसके बाद फिर भारतीय ड्रामों का बड़ा इन्फ्लक्स आया और जो फिल्म्स, वो पाकिस्तान में बड़ी मांग थी उनकी। और इसको कहने में हमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि कई फनकारों की फिल्म्स का लोग शदीद इंतज़ार करते थे। वीसीआर लगते थे, कैसेटें आ रही हैं और वो पता चलता था कि इस घर में वीसीआर है तो आ जाओ सारे, पूरा मोहल्ला बैठ के देख रहा था। और फिर जब केबल का दौर आया ना, तब भी फैसला ऐसा ही था। तब तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। लेकिन अब वक्त बदल गया, हालात बदल गए, लोगों की सोच बदल गया, पाकिस्तानियों की तरजीहात बदल रही हैं। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान की ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में बेहतरीन परफॉर्म किया और नतीजा ये है कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान हर 5 में से 4 पाकिस्तानियों के मुताबिक उन्होंने एक भी इंडियन फिल्म नहीं देखी। और साफ सी बात है, वो ऐसे बन भी नहीं रही है, टू बी वेरी फ्रैंक। ये हकीकत भी है। ऑल्दो के हमारे ड्रामाज जो थे वो 70s 80s वाले भी, वो भी सही से ना मतलब खींच के रखते थे इंडियन ऑडियंस को। और अभी इस चीज़ का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, अभी जो उमर शरीफ साहब का इंतकाल हुआ है, तो जो उनके जो स्टेज शोज थे वो तो दे वर लाइक हॉट केक सेलिंग इन इंडिया। तो गैलप ने किया है सर्वे, गैलप पाकिस्तान, 79% शहरियों ने सर्वे में ये राय दी है कि उन्होंने पिछले 1 साल में कोई इंडियन फिल्म नहीं देखी है। इस दिलचस्प सर्वे के दीगर दिलचस्प आदाद-ओ-शुमार से मुतालिक जानने के लिए हमने रब्ता किया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब से। बिलाल भाई, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। यार ये बड़ा ज़बरदस्त आपने सर्वे किया। ऑल्दो हम उस एज ग्रुप के हैं जहाँ हमने देखा है, आपने भी ज़रूर देखा होगा कि लोग जो थे वो जौक दर जौक घरों में जमा हो रहे थे। क्योंकि जी वो फलां फिल्म आ गई है, उसकी कैसेट निकल आई है, वीसीआर पे देखेंगे। देन द वीसीआर थिंग चेंज, डिश एंटीना केम, फिर डिश ने जो है वो बड़ा केबल इसको बहुत ज़्यादा प्रोमोट किया। उसके बाद फिर केबल ऑब्वियसली आया। बट अब जो राय ये तब्दील हुई है पाकिस्तानियों की, क्या इसकी वजह है? बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इसमें 2 आई थिंक इम्पॉर्टेंट पहलू हैं। एक ये कि जो दीगर ऑप्शंस हैं उनमें सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी फिल्मों का इन द रीसेंट डेकेड एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है उनकी क्वालिटी में। तो इंटरनेशनल क्वालिटी की बनना शुरू हो गई हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, टॉपिक्स उन्होंने जो लेना शुरू किए हैं वो पहले से मुख्तलिफ हैं। और दूसरा अदर एंटरटेनमेंट, फॉरेन एंटरटेनमेंट, जिसमें आई थिंक जो टर्किश ड्रामाज हैं और टर्किश फिल्म्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी डब फॉर्म में पाकिस्तान में उसमें काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। तो हम जब जिस ज़माने की आप बात करें कि लोग वीसीआर पे इंडियन फिल्म्स देखते थे, उस ज़माने में जब उनसे ये पूछते थे कि देखनी चाहिए तो लोग उसके बारे में काफ़ी मुतज़लज़ल होते थे कि देखनी तो नहीं चाहिए मगर अच्छी होती हैं, देखते हैं। तो ऐसा लगता है कि जब अवेलेबिलिटी हुई किसी और क्वालिटी एंटरटेनमेंट की तो वो दिल तो नहीं चाहता था पहले भी, तो इसलिए उसको छोड़ने में काफ़ी आसानी हुई और लोग छोड़ के अब कम इंडियन फिल्म्स देख रहे हैं और ज़्यादा पाकिस्तानी और टर्किश ड्रामास देख रहे हैं। आई थिंक दूसरी जो है वो सप्लाई का इशू है, इन द सेंस कि पाकिस्तान में क्योंकि अब जो इंडियन चैनल्स हैं उतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अभी भी वैसे यानी लीगली स्पीकिंग बार्ड हैं मगर केबल चैनल्स पे दिखाए जाते हैं। तो सप्लाई क्योंकि कम हो गई है, ऑप्शंस दूसरी इंक्रीज़ कर गई हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है कि एक लॉन्ग टर्म डिक्रीज़ नज़र आ रहा है। सही। अच्छा बिलाल, ये जो आपका सर्वे था, मैं ये जानना चाहूँगी ये इसमें किस एज ग्रुप के लोग शामिल थे? नौजवान ज़्यादा थे या ख़वातीन की तादाद ज़्यादा थी? क्योंकि होता अक्सर ये ना कि ख़वातीन को ज़्यादा शौक़ होता है इंडियन ड्रामे देखने का। अभी भी अक्सर ख़वातीन यूट्यूब पे चोरी छुपके लगा लेती हैं, तो प्लीज़ ज़रा ये भी बताएगा। बिल्कुल, तो ये तकरीबन कोई 1400 अफराद पे मबनी सर्वे था और हमारे जितने भी सर्वेस होते हैं उनमें हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की जो जेंडर रेशो है या यंग लोगों की रेशो है, अर्बन रूरल की रेशो है, वो ही हमारे सैंपल में नज़र भी आ रही हो। तो इसमें हर उम्र के अफराद थे, यंग भी थे, ख़वातीन भी थी, मर्द भी थे। इस पे एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ हमें नज़र आई है वो ये कि
क्योंकि अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत अब इंटरनेट बेस्ड हो गई है। आप टॉरेंट्स के थ्रू मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। तो उस पे क्योंकि ख़वातीन की रसाई कम है, तो इसमें मर्दों की शरह ज़्यादा है जिन्होंने ये कहा कि वो इंडियन फिल्म्स उन्होंने पिछले 1 साल में देखी हैं बनिस्बत ख़वातीन के। अच्छा। और उसका जो मेजर रीज़न है वो ये है कि ख़वातीन के पास उस तरह की एक्सेस मौजूद नहीं है इंटरनेट की, और अब इंक्रीजिंगली दैट्स द ओनली सोर्स टू विच आप देख सकते हैं इंडियन फिल्म्स जो हैं। अच्छा बिलाल भाई, इसका ये भी तो रीज़न हो सकता है ना कि कितना ही क्रैप जहन बर्दाश्त कर सकता है। हम सॉरी, लेकिन जब आप वो ड्रामास को देखते हैं, एक हमारे ड्रामास, मतलब वी टेक प्राइड इन देम। उनके जो बड़े बड़े अदाकार हैं, अमिताभ से लेके अनुपम खेर तक, वो कहते हैं कि जी हम इनको अपने फिल्म सिटी में और ड्रामा इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं, जो आपके ड्रामास होते थे या अभी भी होते हैं। दूसरी जानिब जब हम इंडियन स्पेसिफिकली मूवीज़ को हटा के इंडियन ड्रामास की बात करें, कितना ही क्रैप जहन बर्दाश्त कर सकता है ना। 100 करोड़ खो गए तो 200 करोड़ मेरे दराज से ले लो, तकिए के नीचे पड़े हैं वहाँ से ले लो, और मर गई एक बंदी, फिर प्लास्टिक सर्जरी करा के फिर वापस आ गई है। तो इसका एक ये रीज़न भी हो सकता है कि जितना कचरा वो बना रहे थे, वो कचरा अब मज़ीद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हमारे लोग, ऐसा ही है, इंक्लूडिंग वुमेन एज वेल। बिल्कुल। आई थिंक अगर आप बॉलीवुड की वहाँ पर भी जो संजीदा सिनेमा की गुफ्तगू सुने, तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी डिबेट मौजूद है जो यही कहती है कि अब हमारे पास दिखाने को जो कंटेंट है उसमें कुछ नया नहीं है, और कितना अरसा लोग जो हैं वो एक आइटम सॉन्ग्स टाइप चीज़ें देखते रहेंगे, या इंक्रीजिंगली उन्होंने अपने आप को बेचने के लिए एक पाकिस्तान इंडिया इशू के ऊपर जो है फिल्में बनाना शुरू की। वो जिंगोइस्टिक अप्रोच जो है उनकी, जी, कितना अरसा लोग कत्लो गारत जो है वो मूवीज़ में बर्दाश्त करेंगे। लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, कोई पेट्रियाटिज्म के लिए नहीं देखते। तो आई थिंक ये एक बात दुरुस्त है कि वहाँ पर भी जो एक क्राइसिस ऑफ क्वालिटी है, और इस पे आई थिंक ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान में जो फिल्म इंडस्ट्री है उसने इस अपॉर्चुनिटी को कि सप्लाई रिड्यूस हो गई है, देखने के मौके कम हैं, उसको कैचअप किया है, बजाय इसके कि वो ये कहते हैं कि एक स्पेस मौजूद है तो हम जो पहले करते आए हैं वही करते रहें। उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं, और आई थिंक हमारी जो पाकिस्तानी वैल्यूज़ हैं, ईस्टर्न वैल्यूज़ हैं, उनको कुछ हद तक उन्होंने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है, जिससे आई थिंक मज़ीद बेहतरी आएगी। जो लोगों को क्वालिटी एंटरटेनमेंट है जो फैमिली के साथ देखी जाए, हमारी एक फैमिली वैल्यूज़ हैं जिसमें लोग देखना चाहते हैं एंटरटेनमेंट ऐसी जो फैमिली के साथ हो। तो अगर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो कुछ इसको भी केटर करे, तो आई थिंक मज़ीद इसमें ये जो 1/4 पाकिस्तानी अभी भी देखते हैं एज अपोज टू पाकिस्तानी फिल्म्स, आई थिंक उसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी आएगी। और अच्छा बिलाल भाई, इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है, ऑब्वियसली बॉलीवुड हो जाए या फिर उनकी ड्रामा इंडस्ट्री हो जाए, उनका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है कि अगर आप 50 बना रहे हैं तो 50 में से 3-4 अच्छी आई जाती हैं। हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बड़ा कम है, क्वालिटी जो है वो उसकी आपने जैसे बताया कि वो गंडासे से उठ के अब हम जो है वो एक अच्छी क्वालिटी की तरफ आ रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन सिंस हमारा जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम है, उधर वॉल्यूम ज़्यादा है, इसलिए भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। जी बिल्कुल, इस पे आई थिंक वॉल्यूम का भी नंबर्स जो हैं पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जो गवर्नमेंट रिलीज़ करती है कि कितनी फिल्म्स को सेंसर बोर्ड ने अप्रूव किया, तो वो ग्रेजुअली एक्चुअली डिक्रीज़ कर रहे हैं। और उसमें ये देखा ये गया है कि जो रीजनल सिनेमा था, यानी पंजाबी में या पश्तो में फिल्म्स जो हैं उनका बनना भी पाकिस्तान में अब कुछ कम हो गया है। तो वैसे तो एक ये पॉजिटिव ट्रेंड है कि नेशनल लेवल पे फिल्म्स बन रही हैं, मगर रीजनल फिल्म्स का ना बनना, एक जो रीजनल आर्टिस्ट्स की इंडस्ट्री थी, आई थिंक उसके लिए एक यानी उसमें एक ज़वाल आया है, उसके लोग बेरोज़गार हो गए हैं। इसको हमें देखना चाहिए कि उसको हम कैसे, उन लोगों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। उमर शरीफ साहब को हुकूमत ने उनके साथ ताउन किया, ये बड़ी अच्छी बात है। इस तरह से जो दीगर इंडस्ट्री के आर्टिस्ट्स हैं, मेरे ख्याल से कि उनको सपोर्ट करने से भी क्वालिटी में, पाकिस्तानी क्वालिटी में बेहतरी आएगी। लोग उसको एक वायबल और मुअज़्ज़ज़ अगर पेशे के तौर पे देखेंगे। और बिलाल, इसका एक फ़ायदा हमें ये भी होगा ना कि हमारी इंडस्ट्री को अच्छा खासा फ़ायदा भी पहुंच रहा है,
और दूसरा ये कि पाकिस्तानी जो है वो इसको पसंद भी करते हैं। बेहद शुक्रिया, वो हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। और एक दिलचस्प, अब मुझे लगता है आप ज़रा पाकिस्तानी जो ना हाथ होला रखेंगे, जो बाकी बच्चे कुछ भी है ना वो भी पाकिस्तानी वो कर लेंगे, बिकॉज जिस हिसाब का हमारा कंटेंट इवन अब जो वो नेटफ्लिक्स पे भी या दीगर इस तरह की सर्विसेज पे भी डाल रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा, वो भी इतना नहीं देखा जा रहा, वो भी बहुत ज़्यादा जिंग्विस्टिक है। कब तक आप पाकिस्तान को हरी झंडियों और तावीज़ और टोपियों का साथ पोर्ट्रे करते रहेंगे? प्लीज़ ओपन अप योर आइज, दुनिया बहुत बड़ी हो गई है। और एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि हमारे ड्रामे वहाँ पर बाकायदा देखे जाते हैं और फिर उनको कब से और फिर अब उनको सोशल मीडिया पे बाकायदा सराहा भी जाता है। बिल्कुल। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। अदालती राहदारियों से आ रही है एक दिलचस्प खबर। मुसलसल अदालती चक्कर और केस लड़ने से बचने के लिए कायम मुसालहती सेंटर्स की मिसाली कारकर्दगी सामने आई है। लाहौर में कायम ADR सेंटर ने अपने क़याम से अब तक 600 से ज़ायद साइलिन के दरमियान सुलह करवा दी है और सुलह करवा के इन केसेस को ख़त्म भी कर दिया है। लाहौर से अरशद अली की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में किसी भी छोटे से छोटे तनाज़े पर मुकदमा करना बातचीत करने से ज्यादा आसान है। शायद इस वजह से अदालतों पर बोझ बढ़ रहा है, जिसे कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सूबे भर में मुसालहती सेंटर्स कायम किए थे, जिनका मकसद मुकदमेबाजी से निकलकर मुद्दई और मुल्जिम के दरमियान मामले को अफहाम व तफहीम से हल करना है। लाहौर के मसालहती सेंटर की शानदार कारकर्दगी के बायस 632 साइलिन को इंसाफ मिल चुका है। 357 केसेस फरीकैन की अदम दस्तयाबी के बायस ज़ेरे इल्तवा हैं। ADR सेंटर से इंसाफ पाने वालों ने ऐसे मजीद सेंटर्स के क़याम को वक्त की ज़रूरत करार दिया है। 5 साल हो गए भाई हमारा केस फंसा हुआ था और अब हमारा जो इस मसालती अदालत में केस है वो हल हो गया है और मैं इस अदालतों को अप्रिशिएट करता हूँ। 7 साल से ना ज़मीन का मसला चल रहा था, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। हमारी फैमिली इसमें ना आपस में बहुत ज़्यादा क्रैशेस हो गए हैं। अभी यहाँ पे आ गए ना, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है यहाँ पे कि यहाँ पे अच्छा ही हमारे हक में फैसला होगा। वकला का कहना है कि लोगों को मसालहती सेंटर से फौरी और बरवक्त इंसाफ मिल रहा है। इसमें जो सालों के पेंडिंग केसेस थे उनको सम अप बहुत जल्दी कर दिया जाता है। दोनों पार्टीज़ की मशावरत के साथ काफ़ी अच्छा एक हुकूमत का ये इक़दाम है, इसको हम दिल की गहराइयों से सराहते हैं। साइलिन और वकला ने मुसालहती सेंटर्स के दायरा कार को वसी करने का मुतालबा भी किया है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। तो यकीनन वो लोग जो चक्कर पे चक्कर काटते हैं अदालत के और उनके केसेस लटके रहते हैं, उनके लिए तो बड़ी खुशाइंद ये खबर है। इसी मामले पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुसालहती सेंटर्स कायम करने वाले साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अनवारुल हक साहब ने। सब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए, ADR सेंटर आम साइलिन कैसे रुजू कर सकते हैं? पहला सवाल यही है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट पे आज इस मौजू को चुना है। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ये इतना अहम मौजू है। ADR जिसको हम कहते हैं, ये पाकिस्तान में कोई नई बात तो है नहीं। 1997 से जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब ने इसको शुरू किया था और उसके बाद एक लंबा वक्फा आया, हम इसको उस तरह से नाफिज ना कर पाए और मंसूर अली शाह साहब की कोशिश से फिर इसमें मसालहती सेंटर जो हैं वो हमने कायम किए, जिसमें जजेस की तरबियत की गई कि वो लोगों को राग़िब करें कि उन्हें अपने मामलात के लिए अदालत के बाहर भी बैठ के कोई आपस में बात करनी चाहिए। पूरी दुनिया में इस वक्त और ख़ास तौर पे अमेरिका में मैं आपको मेंशन करूँगा 98% केसेस जो हैं वो ADR को रेफ़र हो चुके हैं। ये मैं लेटेस्ट आपको अदाद-ओ-शुमार अमेरिका के बता रहा हूँ। यूरोप में इस वक्त जो कामयाबी का तनासुब है मुकदमात की ADR में जाने का, वो 80% से ज़्यादा है। पूरी दुनिया ने इस बात को तस्लीम कर दिया है कि हमें अपने बेतहाशा अदालती निज़ाम के अंदर जो प्रेशर है उसको रिलीज़ करने के लिए अल्टीमेटली ADR का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये जो हमारे ADR सेंटर हैं, हम सारे बहुत शिद्दत से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत पंजाब ने ख़ास तौर पे जो ADR एक्ट मंजूर कर रखा है पंजाब असम्बली ने, उसको नाफिज करने के लिए कोई फौरी अहकामात जारी करें। बहुत अरसे से 2019 से एक्ट पास हुआ है। अवाइल 2019 से मैंने
ऑनेस्टली बड़ी एफर्ट की इसके लिए, पंजाब असम्बली के साथ मुसलसल रब्ते में रहा, बार बार उनसे कहते रहे कि आप इसको नाफिज करें, क्योंकि जब तक लॉ की सपोर्ट नहीं होगी उस वक्त तक लोगों को इस बात की समझ नहीं आएगी कि उनके लिए ADR कितना ज़्यादा मुफीद है। ADR का क्या मतलब है, मैं आपकी इजाज़त से आज फोरम से लोगों को बताना चाहूँगा। ADR का मतलब होता है कि उनके किसी तनाज़े का ऐसा हल भी मौजूद है जो जज साहब ने फैसला करना है उससे बहुत पहले आपस में बैठ के किया जा सकता है। इसमें मीडिएशन भी है, आर्बिट्रेशन भी है और बहुत से इसके तरीके हैं। जी आप ज़बरदस्त सर, जैसा कि जो आपका इक़दाम है वो मुख्तलिफ है, हर कोई तारीफ़ करता हमें नज़र आता है। बर वक्त इंसाफ की फराहमी एक मुश्किल मरहला लगता था पाकिस्तान में, लेकिन मुल्क की तारीख की पहली शाम की अदालत कायम की आपने। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक केसेस की समाअत होती है, लेकिन सवाल ये है कि ये शाम की अदालत सिर्फ गार्जियन और फैमिली केसेस की समाअत करती है। सबके जहन में ये भी सवाल आता होगा, क्या सिविल और फौजदारी मुकदमात के लिए शाम की अदालतें कायम हो सकती हैं? ये मुमकिन हो पाएगा? जी बिल्कुल, अगर आपको याद हो और आपके चैनल्स ने जब हमने इसको शुरू किया था, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, बहुत अप्रिशिएट किया गया, ख़ास तौर पे मीडिया ने हमारा बड़ा साथ दिया। शाम की अदालत एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था, मुझे ख़ुद बड़ी दिक्कत थी, बड़ी अपोजिशन थी इसकी, और उसी वक्त मैंने अपने इनाग्रेशन में ये कहा था कि इसके हम फौरी तौर पर जब इसका तजर्बा कामयाब हो जाएगा तो इसको रेंट के मामलात में और बहुत से छोटे जो सिविल मामलात हैं उसमें ले जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह जल्द ही चीफ जस्टिस इस बारे में जो मौजूदा हैं वो कोई ऑर्डर जारी करेंगे, और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। हमारे वो जज साहबान जिन्होंने 8 घंटे 10 घंटे काम करना होता है अदालत में बैठ के, अगर वो देर से अपनी अदालत को शुरू करें, लोग अपने मामलात निपटा के आएँ। ख़ास तौर पे आप देखेंगे औरतें और बच्चे जो बेचारे स्कूल से छुट्टियां करके आते थे, बच्चियां जिनके केस होते थे, वो अपने जॉब से छुट्टी लेने की कोशिश करती थी, नहीं आती थी, अदालतों में उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला हो जाता था इस बात पे, तो उनको कितना फ़ायदा हुआ इसका। लेकिन मैं इस बात पे आज के इस मौजू के हवाले से कहूँगा कि ये जो ADR है इसको फ़रोग़ देने के लिए मीडिया भी अपना किरदार अदा करे, लोग भी अपना किरदार अदा करें। मैं इसमें आपको एक बात की निशानदेही करना चाहता हूँ कि मैंने एक छोटा सा तजुर्बा किया इसमें अपनी रिटायरमेंट के बाद, और ASK आस्क के नाम से आओ सुलह करें एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। मैं 2 दिन इकबाल टाउन में बैठता हूँ, आप यकीन करें हज़ारों कपल्स आते हैं मेरे पास, ये टोटल फ्री सर्विस है, और हम लोगों की बैठ के सुलह कराते हैं। मुझे देख के इतनी खुशी होती है कि वो मुकदमात जो मैंने हाई कोर्ट में तकरीबन 50,000 फैसला किए उसकी इतनी खुशी नहीं है जितनी खुशी मुझे इन लोगों की सुलह करा के हो रही है, कि किस तरह से लोग बेचारे साल हर साल अदालतों में धक्के खाते हैं, और सिर्फ अपनी अना की वजह से, अपने गुस्से की ऐनक ना उतारने की वजह से वो अपने इस सारे मामलात में उलझे रहते हैं। मैंने कोई एक कपल नहीं देखा आज तक कि जिनकी ये ख्वाहिश हो कि उनके बच्चे रुल जाएं। एक कपल को मैंने नहीं सुना कि जो ये चाहते हों कि उनका घर टूट जाए। कोई पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं जो चाहते हों कि उनके बच्चे इस तरह से ख्वार होते फिरे अदालतों में, लेकिन सब ने अपनी अपनी अना का खोल चढ़ाया हुआ है। जब आप लोग ADR की तरफ आएंगे, जब आपको जज साहब ये कहेंगे उस एक्ट का जिसका मैंने जिक्र किया कि पहले आप जाएं और जाके अपनी कोशिश करें कि आपका कोई बड़ा आपकी मुसालियत करा दे। अभी इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है, आपने सुना होगा, पिछले हफ्ते में ये अनाउंसमेंट हुआ है कि फैमिली मैटर्स में सब में आपको जाना पड़ेगा। हर जज के पास जब आप जाएंगे तो वो कहेंगे पहले जाओ और जाके सुलह करके आओ, कोशिश करके आओ। और जब आप सुलह की कोशिश करेंगे इसमें फेलियर है ही नहीं। जब आप अखलास से कोशिश करते हैं कि हम सुलह करें तो ये गिव एंड टेक का मामला है, ये अपनी ज़िंदगियों को बचाने का मामला होता है। ये अदालतों में आना कोई सेहतमंद बात तो है नहीं। पाकिस्तान में हर साल 40 लाख मुकदमात दायर होते हैं, 40 लाख इस मुल्क में, और आप देखें कि 35 लाख केस हर साल फैसला होते हैं, लेकिन इसके बावजूद 21 लाख से ज़्यादा मुकदमात पेंडिंग हैं। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम अपने इस प्रेशर को लेके कहाँ जाएंगे? इतने साल तक एफर्ट करने के बावजूद अभी तक सवाए इस्लामाबाद के वो जो फेडरल एरिया है उसके अलावा, फेडरल कैपिटल एरिया के अलावा पाकिस्तान के किसी इलाके में अभी तक ADR का कोई मौसर कानून नाफज नहीं किया गया। सही। मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान से, मेरी रिक्वेस्ट है अपनी सुपीरियर जुडिशरी से, अपने साथी जजों से, कि वो इसके लिए हर बंदे को अपना किरदार अदा करना चाहिए। आम शहरियों को ये सबसे बड़ा मुतालबा होना चाहिए पाकिस्तानियों का, पढ़े लिखे लोगों का, हमारे जर्नलिस्ट का, कि प्लीज़ ADR को नाफज करें। ADR पूरी दुनिया में अगर 98% नाफज हो गया, 90% रिजल्ट दे रहा है, तो
तो हमें क्या कबाहत है कि वही हमारा जो पुराने ज़माने में लोग बड़े बैठ के फैसला करते थे, हम अदालत में जाने से पहले ये ट्राई क्यों नहीं करते? ला ये होगा कि हर जज साहब ये कहेंगे हर आने वाले लिटिगेंट को कि एक दफ़ा आप जाइए, ट्राई कीजिए, अगर नहीं होगी मसालत आपकी तो फिर हम बैठे हैं, हम आपका फ़ैसला कर देंगे। राइट। यही होता है अमेरिका में भी। सिर्फ हमारे यहाँ ये है कि लोगों को आसान लगता है अदालत में जाना, लोगों को आसान लगता है एक वकील साहब के ज़रिए अदालती निज़ाम का दरवाज़ा खटखटाना, इसलिए कि हमारे पास सेपरेट फोरम है नहीं है। आप मुझे बताइए पाकिस्तान में कितने मसालती मराकज़ हमने कायम किए हो? गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए, हम जो रिटायर्ड लोग हैं सारे, जैसे मैं हूँ, एक फ़ारग आदमी हूँ, सारा दिन मैं घर बैठता हूँ, मुझे पेंशन मिलती है। क्या ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी गली के लोगों को बुला के उनसे पूछूं अगर उनके कोई मसाइल हैं तो मैं उनको हल करने की कोशिश करूं, उनको बिठा के उनके साथ बात करूं? आप एक ये जो ADR है जिसको मीडिएशन ख़ास तौर पे हम कहते हैं, इसका मतलब है कि आपके पास आपके मसले का हल है, सही मौजूद है, आपके अपने बैग में है, लेकिन वो गुम हो गया है, आपको अपने तस्सुब की अनक की वजह से, गुस्से की वजह से नज़र नहीं आ रहा वो हल। तो एक बंदा चाहिए आपको, कोई मुखलस आदमी आपके घर। इस ADR सिस्टम में मीडिएटर के लिए कानून दान होना भी ज़रूरी नहीं, इसके लिए सिर्फ बंदे का हमदर्द, मुखलस और ज़ीरक होना ज़रूरी है कि वो लोगों के मामलात को सुने, वो समझे, उनको कहे कि आओ मैं आपकी सुलह कराने में आपकी मदद करता हूँ, और लोग सुलह करने के लिए तैयार हैं। आप अपने दिल से पूछिए, अगर आपका खुदा न खास्ता कोई डिस्प्यूट हो, आपका कोई झगड़ा हो किसी के साथ, बहन भाइयों में झगड़ा हो, तो क्या आपका दिल नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा तरीका हो कि हम इसको एक ही दिन में बैठ के सुलझा लें? बेशक। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है। यूँ ही ये एक्ट आ जाएगा, पंजाब गवर्नमेंट इसको नाफिज करेगी, आप इसके रिज़ल्ट देखिएगा, आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से लोगों के मुकदमात 1-2 दिनों में, 4 दिनों में, 1 हफ्ते में, मैक्सिमम टाइम जो अमेरिका में बड़े सी बड़ी मीडिएशन में लगे अभी तक 3 महीने का टाइम। सही। अच्छा सर, यही मैं समझता हूँ कि ये बहुत मेरा आपसे यही आखिरी सवाल यही होगा कि वो कहा जाता है ना, जो हमारी जो लीगल टर्मिनोलॉजी है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन जब बहुत सारे लोग ये टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं तो उन्हें जो लोअर कोर्ट्स पे प्रेशर आया हुआ होता है उसका इदराक नहीं होता। आपने ये बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, और जब से ये शुरू हुआ है, जैसे आपने तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का भी नाम लिया, ADR सेंटर जैसे, मज़ीद क्या क्या इक़दामात हम कर सकते हैं? बिकॉज मोर देन लीगल थिंग या मोर देन अ कोर्ट थिंग, ये माशरे की इस्लाह की तरफ, कम्युनिटी सर्विसिंग की तरफ ज़्यादा ये इक़दाम नज़र आता है। ऐसे मज़ीद क्या क्या हम इक़दामात कर सकते हैं? थोड़ी सी सोच की तब्दीली के लिए आपको काम करना पड़ेगा। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। हमें एक तहरीक की शक्ल देनी होगी इस बात को कि आओ सुलह करें, आओ सुलह कराएं, आओ बैठ के बात करें। ये एक ट्रेंड है जिसको अगर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, अगर लोगों में ये बात आ गई, तो आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे सुलह कराने वाले। मैंने यहाँ पे देखा है कितने लोगों ने मुझे अप्रोच किया है, कुछ रिटायर्ड जज साहबान हैं मेरे जो बाकायदा हमारे साथ रब्ते में हैं कि जी हमें भेजें लोगों को, हम उनकी बैठ के सुलह कराते हैं। तो जो ही हुकूमत की तरफ से इस तरह का एक्ट आएगा, इस तरह की सूरत हाल को कानूनी हैसियत हासिल हो जाएगी, तो हम इंशाल्लाह इसमें बहुत कामयाब नताइज आपको दे सकते हैं। पूरी दुनिया ने तजुर्बा करके देख लिया। अगर हम यूरोप की हर बात को कॉपी करके खुश हो रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी आला बातें कर रहे हैं, तो हम इस बात को क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे? इस वक्त पाकिस्तान में बहुत संजीदा कोशिश हो रही है। अभी पिछले हफ्ते में इस्लामाबाद में एक नेशनल समिट हुआ इस पे, ADR पे, जिसमें जस्टिस खोसा साहब, हमारे सबका चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब थे, मैं था, और बहुत से लोग थे जिन्होंने वहाँ बैठ के बात की। और कोशिश कर रहे हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच जाए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी बर वक्त ये बात की है। और वफाकी हुकूमत ने जो रिसेंटली ये फ़ैसला किया इस्लामाबाद में मसालती अदालतें कायम करने का और मसालती सेंटर्स कायम करने का, ये बड़ी खुशाइन बात है मेरे लिए। मैं समझता हूँ ये मेरा एक ख्वाब था जो पूरा हुआ, भले रिटायरमेंट के बाद हो रहा है, लेकिन एक शानदार काम है। अगर इस मुस्तकबिल में पाकिस्तान को इसकी सख्त ज़रूरत है, और आप जैसे चैनल और आप जैसे लोग जो इसको संजीदगी से ले रहे हैं, वो वाकई दाद के और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने सारे आम मौजू पे बात की। सर बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए और सराहने के लिए शुक्रिया आपका। तो घरों में कोई तकरीबात होती है तो आप ऑर्डर देते हैं, खाना बन के आता है, और अगर मज़ेदार खाना आपने बनवाना होता है
तो अच्छे अच्छे केटरर्स को देते हैं, लेकिन अब ये काम कौन कर रहा है भला? बस 18 साला ईशा। अगर आपने राब्ता करना है तो फ़ौरन से हमारी अब आपने ये रिपोर्ट देखनी है। ईशा खानों की लजीज देगे तैयार करती हैं और ऐसी देगे होती हैं कि सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। देगे तैयार करने वाली मुनफरिद लड़की जिसकी उम्र सिर्फ है 18 साल और वो कैसे इतना सारा काम कर लेती है? वो हमारे नुमाइंदे शहजाद अहमद हैं, उनके पास ही मौजूद हैं। शहजाद बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मैं आज आपको सियालकोट की एक ऐसी 18 साला बाहिम्मत लड़की से मिलवाने जा रहा हूँ। इस लड़की ने अपने घर के छोटे से किचन से कुकिंग का आगाज़ किया और शुरू में 5-10 लोगों का जो आर्डर आता था वो तैयार करके लोगों के घरों में जो है वो डिलीवर करवाती थी। लेकिन 4 माह के कलील अरसे में अपने हाथों के टेस्ट और मेहनत से इस लड़की ने अपना नाम पैदा किया है और अब ये लड़की जो है 5-10 अफराद का जो खाना तैयार करती थी अब 300 अफराद का खाना तैयार करती है। देख सकते हैं मेरे पीछे ये ईशा है, ये देख सकते हैं बड़े चूल्हे पे बड़ा देचका चढ़ाया हुआ है और आज ये 100 अफराद का खाना तैयार कर रही है। बिरयानी जो है, तहदा बिरयानी जो है वो तैयार की जा रही है। हम ईशा से ही बात करते हैं। ईशा, आप हमें ये बताओ कि किचन की हंडिया से देग तक का सफ़र कैसा रहा आपका? सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, लेकिन मुश्किल भी था। लेकिन जो चीज़ करने का अज़म उठा लिया जाए वो मुश्किल नहीं होती। तो मुश्किलात तो काफ़ी आई, लेकिन ये कि मैंने हिम्मत से काम लिया। मेरी फ़ैमिली की सपोर्ट थी और मेरे साथ मेरी फ़ैमिली की बहुत दुआएं थी और मैंने अल्लाह ताला से हर चीज़ मांगी और अल्लाह ताला ने मुझे आज इस मुकाम पे ले आए। कितनी डिशें आप बना लेते? मैं हर चीज़, चाइनीज़, पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल, उसके बाद देगे, हर किस्म की देगे बना लेती हूँ। कितने आपको ऑर्डर्स आ रहे? डिपेंड करता है कि कितने ऑर्डर्स नसीब में लिखे हुए हैं, लेकिन ये है कि कभी कभी तो डेली होते हैं, कभी कभी वीकली एक होता है, तो वो डिपेंड करता है कि जो नसीब में है वो आना होता है। आप साथ स्टडी भी करती हैं? जी, मैंने भी सेकेंड ईयर के पेपर दिए। अब इंशाल्लाह आगे से वर्चुअल यूनिवर्सिटी में भी ऑनर्स में एडमिशन लूँगी। आपका मकसद है कि घर में रह के स्टडी भी की जाए और इनकम का सोर्स भी जो है पैदा? जी जी, मेरा पैशन था तो उसको मैंने प्रोफेशन बना लिया एज अ बिज़नेस, क्योंकि हम लोग 5 बहनें थी, मुझे कुछ करना था। हालांकि देखा जाए तो मैं इतनी वो नहीं थी, शरारती बच्चा थी, वो मस्तियाँ करने वाला, हर एक को तंग करने वाला, कोई यकीन नहीं था कर सकता कि मैं बिज़नेस करूँगी। तो फिर अचानक मैंने फिर ऐसे ही बिज़नेस ऐसे सोचा कि मामा की फ्रेंड ने कहा कि एज अ बिज़नेस स्टार्ट करो इसे। मजाक में फ्लेक्सेस बनवाए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स। उसके बाद मैं ऐसी लड़की हूँ, मैं कहती हूँ हर दुनिया का अनोखा काम करूँ मैं, और अनोखा काम करके उसको मैं सीधा करूँ। तो मैंने कहा दुनिया की, मतलब अभी पाकिस्तान की कोई लड़की देगे नहीं बना रही, मैं देगे बनाती हूँ। तो देगे बनाने स्टार्ट कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। तो ये है कि मुझे अपने घर को भी सपोर्ट करना था, क्योंकि बाबा बीमार हैं और फिर उनकी बैक में थोड़ा मसला है, तो फिर मुझे अपने घर को लेकर चलना था। तो 2 सिस्टर्स की शादी होगी, जिसके बाद मैं थी, मुझे अपनी स्टडी के साथ साथ इसको भी कंटिन्यू रखना था। आपका दिल नहीं चाहता कि आप भी टीवी देखें, मोबाइल पे लगी रहें, रेस्ट करें, आप सारा दिन काम करें? जब ऑर्डर्स होते हैं ना, तो मैं आपको सही बताऊं कि सुबह उठना बड़ा मुश्किल होता है। कि जैसे आज मैंने ऑर्डर था तो सुबह 7 बजे उठना था, मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी देखना होता है, तो रात को उसकी पूरी रात एडिटिंग चलती है, उसको फिर अपलोडिंग करना होता है। तो जब सुबह 7 बजे मेरे लिए उठना होता है, फिर मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ये छुट्टियाँ हैं और सारे इंजॉय कर रहे हैं, कोई सोया हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कैसा खानों का रिस्पॉन्स रहा? अल्हम्दुलिल्लाह कि खाने का जब ऑर्डर जाता है ना, जब तक वो उनका मैसेज नहीं ना आता कि ऑर्डर कैसे, मेरी जान अटकी हुई होती है कि मुझे बताएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितने ऑर्डर्स बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बने हैं। जी, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मैं आज आपके साथ खाना बनाता हूँ। आप ऐसे करते हैं कि मैं ईशा बन जाता हूँ, आप शहजाद बन जाए, ठीक है? ये आप माइक पकड़ें, आप इधर आएँ, मैं इधर आता हूँ, ये माइक आप संभालें। मुझे आपने बताते जाना है कि मैंने इसमें क्या क्या डाला। ठीक है। और मैं ये आप शुरू करें। आप क्या डालेंगे सबसे पहले? इसके अंदर सबसे पहले आप प्याज डालें। ठीक। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था पहले। कैसा लग रहा है?
देखें जी, ये बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस जो है ये मुझे हुआ है। रिपोर्टिंग करना भी आसान नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि खाना बनाना भी आसान नहीं है। आप देख सकते हैं मेरी आंखों में जो है वो पानी जो है आगे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट है। मेरा ख्याल अब कलर निकलना शुरू हो गया। थोड़ा सा और करेंगे भैया, थोड़ा सा और करेंगे जी। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्या डालेंगे इसमें? इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। और अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो डालने लगे हैं जी। ये देखें, ये 7 हरी मिर्चें हैं और 7 लहसुन अदरक का जो है वो पेस्ट हमने इसमें डाल दिया। ठीक है जी। एक्सपीरियंस कैसा आपका? जी, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है जी। हम वैसे ही फील्ड में काम करते हैं, लेकिन ये मेरे लिए यूनिक एक्सपीरियंस है। और मेरा हाल आपने टमाटर वगैरह और रखा हुआ है, और वो मेरा हाल मुझे गरम मसाला वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, सारी चीज़ें। गरम मसाले की कुछ चीज़ें वो अभी इसमें डालना, और कुछ रोस्टेड है वो बाद में डालेगा। अच्छा, वो बाद में, ठीक है। ये देखें जी, ये गरम मसाला साथ ही हम डाल रहे हैं इसमें। ये बेसिकली स्मेल ख़त्म करने के लिए डालते हैं और खुशबू के लिए डालते हैं, ताकि इसमें जो है वो खाने में खुशबू आए और खाने वाले को अच्छा लगे। मुझे तो अभी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। चिकन कितनी देर बाद डालेंगे? चिकन तकरीबन 5 मिनट बाद ये टमाटर थोड़ा सा मैश हो जाए, उसके बाद हम चिकन डालेंगे। चिकन को अच्छी तरह भूनेंगे, पिंक से वाइट करेंगे। बिल्कुल। अब आप अपनी जगह पे आ जाएं, मैं अपनी जगह पे आ जाता हूँ। ईशा जो है जी तहदार बिरयानी तैयार कर रही है। एक और सवाल करते हैं, और वो बड़ा ज़रूरी सवाल है। अच्छा, बताइएगा कि आप कैसा सोचती हैं कि आपका जो ज़िंदगी का हम सफ़र हो वो कैसा होना है? मैं एक चीज़ कहूँ कि ये सब नसीबों की बातें होती हैं। तो मैं बस ये कहती हूँ कि मेरी माँ बाप बहुत सपोर्टिव थे मेरे लिए। तो देखा जाए तो हमारे ख़ानदान में कोई भी इस साइड पे नहीं आया या देखा। बस मैं कहती हूँ कि सपोर्टिव होने चाहिए, मुझे किसी काम से रोकने वाले ना हों। और ये कि मैं अपने काम को, मेरा बस एक ड्रीम रह गया कि मैंने अपना रेस्टोरेंट बनाना है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि विद इन मंथ्स या विद इन ईयर भी मैं बनाऊँ, और मैंने अपना वो शौक़ भी पूरा करना ज़रूर। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला आपको आपका हम सफ़र बहुत अच्छा मिलेगा। और भाई क्यों ना अच्छा मिलेगा, और वो खुशकिस्मत होगा जिसको इतने अच्छे अच्छे लजीज खाना बनाने वाली मिल जाएगी, तो उसकी तो मौज ही हो जाएगी। दिल गिरफ्तार खबर पिछले कुछ दिनों से गर्दिश कर रही है, और वो ये कि उमर शरीफ साहब अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनकी नमाज जनाजा न्यूरम्बर्ग जर्मनी की मकामी मस्जिद में अदा कर दी गई, जिससे खाकी आज से पहर 3 बजे जर्मनी से रवाना होगा। बिल्कुल, और कल सुबह कराची पहुंचेगा। अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में उनकी तदफीन के लिए तैयारियां की जा रही हैं। कराची में उमर शरीफ की नमाज जनाजा मौलाना बशीर फ़ारूकी पढ़ाएंगे। तो जब हम उमर भाई की बात करते हैं, इंतहाई अफसोस और इंतहाई गम के साथ हम ये ख़बर शेयर कर रहे होते हैं। उमर शरीफ का सफ़र आखिरत न्यूरम्बर्ग सिटी की तुर्क मस्जिद में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अल्लामा अशरफ कादरी ने इमामत की। नमाज जनाजा में पाकिस्तानियों के अलावा दीगर मुल्कों के शहरियों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। उमर शरीफ की मैयत पाकिस्तान लाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उनके बेटे जवाद उमर ने प्रोग्राम 7 से 8 में बताया कि तदफीन बुध की शाम तक होगी। जज़्ज़े खाकी उनका जो है वो वेडनेसडे मॉर्निंग को आ रहा है, और जो उनका नमाज जनाजा है वो उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन ब्लॉक 2 नियर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल वहाँ पर होगा 3 बजे दोपहर को। और उसके बाद हम अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाएंगे तदफीन के लिए। उमर शरीफ ने वसीयत की थी कि उन्हें अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में ही सुपर्द खाक किया जाए। मज़ार के अहाते में उमर शरीफ की तदफीन के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं। कॉमेडी किंग उमर शरीफ का इंतकाल 2 अक्टूबर को जर्मनी में हुआ था। तो उमर भाई की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हम गुफ्तगू शामिल कर ही रहे हैं अपने शोज़ में। आज हमने मदऊ किया है अदाकार मानी को। सलमान भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका भी बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, जैसे कि हम सबका जो है वो वक्त गुजरा। तो क्या आपने शख्सियत को पाया? क्योंकि उमर भाई जो हैं वो, जिसको कहा जाता है ना, जैसे हम आम हरूफ में कहते थे कि आप शख्सियत नहीं, आप पूरा इदारा हैं, वो जीता जाता एक इदारा थे। उन्होंने कितने ही कमेडियंस, कितने ही कंपेयर्स और कितने ही आर्टिस्ट्स को सिखाया। उनके चले जाने से कितना बड़ा खला आप देखते हैं मानी भाई?
डेफिनेटली बहुत बड़ा खला है। एक ऐसे लेजेंड थे जो कि मैं तो बता रहा हूँ कि मैं अभी किसी को कल बता रहा था कि 80s में जो था, जब हम छोटे थे तो किसी भी कराची के अपार्टमेंट में, किसी की भी शादी में, किसी भी मोहल्ले में कोई फंक्शन जो था वो उनके बगैर मुकम्मल नहीं होता था। और जब हमने तो शुरू किया ऑडियो कैसेट से उनको, और वो ऑडियो कैसेट जो थी उस ज़माने में होती थी, फिर वो VHS का ज़माना था तो VHS आ गई। VCR पे अगर 4 फिल्में लोग किराए पे VCR लेके आते थे तो एक फिल्म जो होती थी या एक कैसेट होती थी उमर शरीफ की होती थी। उमर शरीफ नाइट होता था जिसमें उमर शरीफ अकेले 1.5 घंटे तक एंटरटेन करते थे। 1.5 घंटा अकेला एक बंदा बोल रहा है और वो बोले जा रहा है और लोग हंसे जा रहे हैं और हंस के हम पागल हो जाते थे। तो ये इस तरह था। मुझे याद है कि बचपन में एक अपार्टमेंट में एक तकरीब हुई तो हमारे इलाके का, जो हम अपने इलाके का भी एक उमर शरीफ होता था, तो हम कहते थे यार आज उमर शरीफ आ रहा है तो आज उसको टफ टाइम देंगे। तो एक एक्ट उनका था कि उमर शरीफ के सामने कोई बंदा कुछ बोलता था तो फिर उमर शरीफ उसके साथ उसका रिकॉर्ड लगाते थे। और वो एक कितना मजे का वाकया हुआ, मतलब मुझे तो याद है, मैं छोटा था, कि जो हमारे इलाके का हीरो था जिसको हम अपने इलाके का उमर शरीफ कहते थे, उसका जो रिकॉर्ड लगाया वो बेचारा, उसके करियर वहीं खत्म हो गया था। तो वो बड़े मजे की शख्सियत थी। मेरा उनसे मिलने का मिला उनसे फिर, और उनके घर भी हम जाते थे फेराव में, काफ़ी दफ़ा गए, काफ़ी खानों पे उन्होंने हमें बुलाया और सालगिरह पे बुलाया, और काफ़ी अच्छी शख्सियत थी, बहुत मज़े के इंसान थे। जो मेन चीज़ मैंने सीखी उनसे, उनका जो स्टाइल था वो एक उनका अलग ही स्टाइल था। ऐसा स्टाइल पूरे बरसगीर पाको हिंद में शायद ही किसी का हो। और जो ऑब्जर्वेशन थी उनकी, जो ह्यूमर उनका जो था वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड था, जिसको कनेक्ट करके पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग, अफगानिस्तान के लोग, इंडिया के लोग, और फिर वो सुपरस्टार बन गए। 80s, 90s, 2010 तक उमर शरीफ के बगैर कोई चीज हो नहीं सकती थी। यानी कि 3 दहाइयां जो थी उमर शरीफ के साथ निकल गई। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और एक जमाने में तो 2 ही नाम होते थे, मोइन भाई, उमर भाई, मोइन भाई, उमर भाई। मोइन भाई भी नहीं है और अब उमर भाई भी नहीं रहे, तो ये एक बहुत बड़ा सदमा है और बहुत बड़ा दुख है हम सब के लिए। सही, ठीक। अच्छा, मानी जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, उनका एक मुनफरिद स्टाइल था, एक मुनफरिद स्टाइल, मुनफरिद अंदाज़, हर कोई उनका दिल दादा। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमने देखा कि सरहद पार भी उनका नाम जब लिया जाता था तो एक ही उनकी पहचान होती थी। आज भी हम देखते हैं वो तंज़ो मिज़ाज के प्रोग्राम आज भी टीवी चैनल्स पर चल रहे होते हैं, लेकिन वो ना तो वो क्वालिटी है, ना ही उनको compete करने के लिए हम देखेंगे लोग आज हमें अपनी इंडस्ट्री में मौजूद नज़र आते हैं, ना ही उनका वो स्टाइल है। अगर स्टाइल कॉपी भी करने की कोशिश करते हैं तो वो सिर्फ एक हद तक कॉपी कर पाते हैं, लेकिन वो जो उमर भाई के अंदर बात थी वो आज के कॉमेडियंस में हम नहीं देख पाते। डेफिनेटली ऐसा ही है, यही चीज़ है, बिल्कुल यू राइट। लेकिन हुआ ये था जब उमर भाई ने भी स्टार्ट किया था, 80s का जो पीक था उनको पीटीवी से महरूम रखा गया। पीटीवी में उनकी एंट्री नहीं थी, पीटीवी वाले एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में चल रहे थे उस टाइम पे। और उमर भाई ने फिर जब उनका कुछ तरीका नहीं बचा तो उन्होंने फिर ऑडियो कैसेट से स्टार्ट किया। ऑडियो के बाद फिर वो वीडियो कैसेट पे आए। तो ये दुनिया का शायद वाहिद आर्टिस्ट होगा या शायद चंद उन आर्टिस्टों में से एक होगा जिसने अपना अलग मुकाम किसी और तरफ से बनाया। मानी भाई, कुछ अरसे में, पिछले 10 साल में अगर देख लें तो बहुत बड़े बड़े नाम हमें छोड़ गए। उमर शरीफ का सदमा जो है अभी गहरा है। इससे पहले मोइन अख्तर, उससे पहले कमाल रिजवी साहब, लहरी, शिरानी साहब, बब्बू बराल, अमानुल्लाह, एक एक करके बहुत जल्दी चले गए। ये सिर्फ एक शख्स के या चंद अशखास के जाने की बात नहीं है। इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा खला आया है। क्या ये आने वाले दिनों में पुर होता देखते हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा खला है, नो डाउट। लेकिन ऐसे ही होता है, दुनिया में लोग आते हैं और फिर वो चले जाते हैं और फिर दूसरे लोग उनकी जगह लेते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल खला आ गया है। कॉमेडी का रुझान उस तरह से टेलीविजन पे रहा नहीं, क्योंकि कॉमेडी जो है वो एक तरह से कॉमेडी होती है। अगर आप न्यूज़ चैनल्स पे देखें वो एक तरह की कॉमेडी होती है, और अगर सिटकॉम्स वगैरह की तरफ आए हम तो वो दूसरी तरह की कॉमेडी होती है। हाँ, वो वाली चीज़ खत्म होगी जो पहले नाइट शोज होते थे। क्या नाम है, जैसे आप एक ज़माने में जो उमर भाई वगैरह थे तो इस तरह के शोज बहुत सारे होते थे कि हर रात को कोई एक शो हुआ करता था जिसके अंदर क्या नाम है वो स्टैंड अप एक्ट होता था किसी ना किसी का। वो अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन अब कॉर्पोरेट सेक्टर पे ज़्यादा चलेगी ये चीज़। तो मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यूट्यूब आ गया है। यूट्यूब पे जो बच्चे हैं उनका अलग एक ह्यूमर है, वो अलग तरह के लोगों को पसंद करते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जब पीटीवी था और पीटीवी नहीं था तो लोग कहते थे यार ये क्या है। जब पीटीवी आया तो फिर लोगों ने कहा ये क्या है,
अब उसके बाद जब प्राइवेट चैनल आए तो लोगों ने कहा यार पीटीवी बेस्ट था, अब यूट्यूब आ गया है तो लोग कह रहे थे कि प्राइवेट चैनल बेस्ट थे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है, हर दफ़ा कोई ना कोई नीचे आती है। एक्सेप्टेंस थोड़े टाइम बाद आती है, क्योंकि इतनी जल्दी आती नहीं है। कोई बंदा बहुत मुनफरद चीज़ कर रहा था, जैसे उमर भाई थे, उन्होंने जब बहुत मुनफरद चीज़ की थी तो 80s की जो एक्सेप्टेंस थी वो 90s में आई और फिर वो सही ज़िंदगी रही। तो इसी तरह से जो नए लोग होंगे जो बहुत अच्छे होंगे वो उनकी एक्सेप्टेंस भी थोड़ा टाइम लेके आती है। ये एक थोड़ी अनफॉर्चुनेट बात है पाकिस्तान की कि यहाँ पे या इवन हमारे जो लोगों की कि वो जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो कुछ अरसे बाद उनको समझ में आती है कि यार ये बंदा भी बहुत अच्छा है, फला बंदा भी बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडियंस हैं। बरकत बहुत अच्छी कॉमेडी करता है, स्टैंड अप एक्ट बहुत आला होता है उसका। ताबिश हाशमी बहुत अच्छे हैं। तो अब ऐसी बात नहीं कि खत्म हो गया, लोग आ रहे हैं, लेकिन ऐसी बात है वो क्लास तो नहीं रह सकती जो उमर भाई की क्लास थी। वो तो एक क्लास है, वो तो एक बड़ी क्लास थी। बिल्कुल। और मानी हम बचपन से उनके प्रोग्राम्स देखते आ रहे हैं, उनके टीवी शोज़ ऐसे हैं जो कि जैसे आपने भी कहा ना, ये पूरा 1.5 घंटा हम टीवी के आगे बैठे रहते हैं, देखते रहते कि किस तरह से वो अकेले जो हैं सबको उन्होंने अपनी जानी मतवज्जे किया होता था। आपने उनकी कॉमेडी से क्या सीखा? अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ ऐसी शामिल की आपने उमर भाई से सीख के जो कि आप आगे चल के और मौजूदा ज़िंदगी में आप कहते हैं कि अच्छा मैंने अगर कुछ सीखा है तो उमर भाई से सीखा है? उमर भाई से जो मैंने सीखा था, जो मैं उनसे मिला भी और मेरी बात भी हुई, तो ये था कि मेरा यानी मैं चाहता था कि जो उमर भाई के अंदर एक चीज़ थी कि उनका अपना एक स्टाइल था। वो अगेंस्ट द विंड चलते थे, अगर हवा यहाँ से आ रही है तो वो यहाँ से चलना शुरू करते थे। यही चीज़ मैंने सीखी कि यार अपना एक स्टाइल हो, बेशक दुकान अपनी हो, छोटी सी हो, लेकिन अपनी दुकान। आप किसी और के ह्यूमर पे, किसी और के जोक्स पे कुछ अरसे ही जिंदा रह सकते हैं, लेकिन समहाउ आप देखने चाहे कोई भी होस्ट हो जो कॉमेडी करना चाह रहा हो पाकिस्तान में, ह्यूमर क्रिएट करना चाह रहा हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं उमर शरीफ आ ही जाता है। ये एक कमाल था उमर भाई का। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, इंडिया में भी जितने बड़े होस्ट हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि यार उमर शरीफ आ ही जाता है उसके अंदर। उमर शरीफ एक ऐसा समंदर था जो कि सबको अपने अंदर समो लेता था। तो वो एक चीज़ है, जब कोई बहुत बड़ा हो जाता है किसी काम में तो फिर वो स्टाइल जो है आम हो जाता है। फिर कोई भी बंदा दूसरा वो कर रहा होता है, उसके अंदर समहाउ वो चीज़ आ जाती है। तो ये चीज़ एक है। लेकिन ये है कि मैंने ये सीखा कि यार अपना एक स्टाइल होना चाहिए, अपनी चीज़ होनी चाहिए। जैसे उमर भाई का था कि अपना करो, अपनी चीज़ क्रिएट करो, अपना एक्ट बनाओ, अपने ह्यूमर लेके आओ, अपनी ऑब्जर्वेशन लेके आओ। तो ये चीज़ उमर भाई हमें बताते भी थे और ये चीज़ हमने सीखी है उनसे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमानी भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। उसने कहा कि बहुत सारे नए नाम आ रहे हैं और यकीनन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन न सिर्फ पाकिस्तान में, क्या ही भारत हो और क्या ही दीगर ममालिक हो, वहाँ जब जब कोई भी कॉमेडियन ह्यूमर करेगा उस ह्यूमर में कहीं ना कहीं उमर शरीफ आ ही जाएगा। अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब आपको हम लेके चलेंगे ऐसी जगह जहाँ जब छोटे थे तो हर हफ्ते जिद करते थे कि हमें यहाँ पे जाना है। अच्छा, वैसे मैं एक बात बताऊँ, मैं आज तक कभी चिड़ियाघर नहीं गई, वो चाहे लाहौर का या कराची का, मैं कभी चिड़ियाघर नहीं गई। अच्छा, वो आपके घर खुद चल के आ जाते थे? वो मैं कभी गई नहीं, कभी मौका ही नहीं मिला। आप नहीं गई? नहीं, मैं कभी। तो फिर चलें, आपको लेके चले। इसलिए आज हम सैर भी करवाएंगे कराची के चिड़ियाघर की और आपको बताएंगे कि वहाँ पर क्या मुनफरिद है और कौन कौन से ऐसे जानवर है जो बच्चों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। तो फैसल गए हैं चिड़ियाघर की सैर करने के लिए और अब फैसल के साथ हम सब जाएंगे। तो मैं आ गया हूँ कराची के चिड़ियाघर और बहुत ही ये सबसे पुराना जो है यहाँ का तफरीही अगर मरकज़ कहें कराची वालों के लिए तो बेजाना होगा। और आते ही मैंने सबसे पहले रुख किया है ये इन जेंटल जायंट्स हाथियों का, और इनका ये नहाने का टाइम है। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर ये कुछ खा सकें, वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि गालिबन इनके ये नहाने का टाइम है और ये खाना देख के भी मेरी तरफ नहीं आ रहे हैं। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम मधुबाला है। ओ तेरी, इसका नाम है मधुबाला। और मधुबाला का दिलीप कुमार कौन है? ये मलका नूरजहां है, इसके दिलीप कुमार। अच्छा, तो एक मलका नूरजहां है और एक मधुबाला है। वाह वाह, क्या हसीन इम्तिजाज है दो ममालिक का। चाचा, खाते क्या क्या है ये? ये केला खाते हैं, शकरकंदी, गाजर, भुट्टा, सेब, तरबूज।
मतलब सब कुछ खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। राजा इसकी उम्र क्या है? इसकी उम्र 15 साल है। ये 15 मधुबाला 15 साल की है बालिका और मलका नूरजहां 13 साल। अरे ये तो दोनों बच्चे हैं अभी। चाचा वैसे इनकी कितनी उम्र होती है? भाई 50 से ऊपर जाती है। 50 से ऊपर जाती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये खुशबाश है यहाँ पे? जी हाँ, खुशबाश है, ज़बरदस्त। अभी आप देख रहे हैं आपके सामने नहा रहे, खेल रहे, कोई आप भी खड़े हैं इनके पास। चलो भाई मधुबाला, तो ये मधुबाला से तो हो गई हमारी मुलाकात और हमने मलका नूरजहां की जो है वो अदाएं भी देख ली। अब आगे चलते हैं और मधुबाला थोड़ी सी गुस्से में नज़र आ रही हैं। आगे चलते हैं और आगे आपकी दीगर जानवरों से मुलाकात करवाते हैं। जी तो मलका नूरजहां और मधुबाला से तो आपने मुलाकात कर ली। कराची चिड़ियाघर से मेरी तो बड़ी बचपन की यादें वाबस्ता हैं। कुछ तल्ख है, कुछ शीरी हैं। कभी बहुत अच्छा हुआ करता था, बीच में बहुत डिटेरियोरेट हुआ, लेकिन अब इसकी क्या सिचुएशन है, क्या क्या नई अट्रैक्शंस हैं, इस सब पे हम बात करेंगे और आगे चल के आपको मज़ीद जानवरों से भी मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे सीनियर डायरेक्टर जू सफारी रिक्रिएशंस खालिद हाशमी साहब। तो खालिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? हमारी तो यादें इधर बचपन से हैं, मेरी भी बचपन से हैं। तो ये हमारी और आपके कंबाइंड बचपन से भी पुराना है। बिल्कुल। थोड़ा मैं चाहता हूँ कि देखने वालों को बताएं कि कभी का गांधी गार्डन, फिर कराची चिड़ियाघर हो गया, ये इसकी कितनी पुरानी तारीख है? ये हमारा जू जो है कराची चिड़ियाघर जो है 1870 में कायम हुआ और एशिया का सबसे पुराना जो जू में है तो ये हमारा जो कराची चिड़ियाघर है ये है 1870 में 1870 कायम हुआ है उस वक्त। और अब अल्लाह का शुक्र है, आपने देखा होगा, विज़िट किया होगा कि हर आए दिन आने वाले दिन में इस बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। अच्छा। इंशाल्लाह कमिंग 6 मंथ या अगले साल तक इंशाल्लाह हमारे नेचुरल केजेस बन जाएंगे। तो बहुत सारे नए जानवर भी आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और बहुत सारी नई खुशखबरें भी आ रही हैं। खुशखबरियाँ भी आ रही हैं। खुशखबरी ये है कि हम जो अक्टूबर का महीना आएगा तो 20 अक्टूबर को एलिफेंट्स की हमारी जो है ना बर्थडे। अच्छा वाह। और मैं पब्लिक से गुजारिश करूंगा कि वो हमारी इस दावत पे आएँ और एंजॉय करें हमारे साथ एलिफेंट की। तो मलका नूरजहां और मधुबाला जो है, एक 13 साल की और एक 15 साल की सालगिरह है। हर जगह साफ साफ लिखा होता है कि जी डोंट फीड एनिमल्स, लेकिन लोग ना सिर्फ ये कि खाने की चीज़ें फेंकते हैं, बल्कि वो जो प्लास्टिक फेंकते हैं ना वो बड़ा डेंजरस है। मैं चाहता हूँ इस पे मैं ये पब्लिक के लिए मैसेज देना चाहूँगा कि वो जू आएँ, बिल्कुल आएँ, लेकिन जानवरों के हवाले से वो जो ये प्लास्टिक की थैलियाँ या उनको जो खाना देते फेंकते हैं इस तरीके से, इससे इज्तनाब करें, उससे जानवर बीमार होते हैं और डिस्टर्ब भी होते हैं। तब बहुत शुक्रिया आपका और हम उम्मीद करते हैं कि मज़ीद अट्रैक्शंस यहाँ पे आएँ ताकि लोग उसको देख के महसूस हो सकें और सालगिरह वाले दिन तो हम ज़रूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि पूरी कराची की आवाम को मेरा इन्वाइटेड दावत है। अब हम आपको मछली घर में लेके चलते हैं, फ़िश एक्वेरियम, और 1953 का ये बना हुआ है। तो आइए चलते बात करते हैं कितनी पुरानी यहाँ पे मछलियाँ, कौन कौन सी अक़साम हैं। जी तो मछली घर फ़िश एक्वेरियम में हम मौजूद हैं। यहाँ के कीपर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई, कितनी अक़साम की मछलियाँ हैं यहाँ? तकरीबन 25 अक़साम की मछलियाँ हैं। अच्छा, और हर किस्म की मछली को आप मुख्तलिफ दाना डालते हैं? जी, सब वेजिटेबल दाना आता है उसका। अच्छा, और इसमें गर्म पानी, ठंडे पानी, इसकी भी हैं अलग? नहीं, ये सिर्फ फ्रेश वाटर की। फ्रेश वाटर फिश है। अब कौन कौन सी सर? जैसे कि ये कि मैं बड़ी सी देख रहा हूँ, कैट फिश है और किसिंग ग्रामी है, ठीक है, प्लेटी है, कार्प फिश है, केलिगो है, गोल्ड फिश केलिगो, ये टेलीस्कोप है। अच्छा, ये टेलीस्कोप है, ये क्योंकि उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, इसकी बार है जिसकी वजह से इसको टेलीस्कोप कहते हैं। रेम्बो शार्क। अच्छा, ये इसकी क्या उम्र होगी इसकी जो ये शार्क है? और ये वाली कौन? ये ऑस्कर है। यार ये बाहर अगर हम ख़रीदने जाएँ तो ये कितनी महंगी मिलेंगी? ये तो तकरीबन मार्केट रेट पे मिलती है आपको, कभी लोन भी होती है, कभी यानी हज़ारों भी होती है, हज़ारों रुपए की, हज़ारों रुपए की मिलती है। और फिर एक ये भी हम देख रहे हैं, ये किसिंग ग्रामी है, और ये जो ये वाइट एंजल है। वाइट एंजल। तो फ़िश एक्वेरियम हमने देखा और समझे कि हज़ारों रुपए मालियत की मछलियाँ जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अब फ़िश एक्वेरियम से हम ज़रा आगे चलते हैं।
घूमते हम पहुंच गए हैं रेप्टाइल हाउस, यानी कि अब आप देखेंगे सांप और अजदहा और न जाने क्या क्या। तो चले मेरे साथ रेप्टाइल हाउस चलते हैं और जिनको ख़तरनाक समझा जाता है ना जानवर, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। क्या ही अच्छा होता कि ये खूबसूरत मंज़र में ये पानी भी थोड़ा सा आलूदा ना होता। जहाँ पे हम मौजूद हैं वहाँ पे खड़ा होना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अभी तो वो खुश हैं। देखे देखे कितने खुश हैं, दिखाएं दिखाएं कितने खुश हैं। ये कराची चिड़ियाघर का डक पॉन्ड और यहाँ पे बड़े लक परिंदे भी हैं, छोटी बत्तखें भी हैं। जहाँ सारी बत्तखें एक एक करके जो है वो तालाब में चली गई, ये एक बड़ी फ्रेंडली सी बत्तख है, ये यहाँ पे खड़ी रह गई, पानी काफ़ी देर तक पीती रही, लेकिन अब इसके भी जाने का टाइम हो गया है तो ये भी जा रही है। और मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 300 से ज़ायद बत्तखें हैं यहाँ पे, उनमें से एक ये सबसे ज़्यादा जो है वो कैमरा फ्रेंडली है और ये होते होते जो है वो अब मेरे कैमरामैन की तरफ ही जा रही है। मज़ेदार सी सैर थी। वैसे आपको तो यकीनन बहुत मज़ा आया होगा। हाँ, बहुत मज़ा। तो आप भी अपने वीकेंड को प्लान कर सकते हैं, कराची चिड़ियाघर की सैर करें और खूब एंजॉय करें। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जब हम ये परचम थामते हैं तो हमें बड़ी खुशी का एहसास होता है, फ़ख्र का, हम पाकिस्तानी हैं। और सोचें कि जब कोई कोपहमा इस झंडे को लेके पहाड़ की बुलंदियों तक पहुंचता है तो कितना ही फ़ख्र होता है। और ये फ़ख्र जब 8000 की बुलंदी से भी ऊपर चला जाए तो क्या ही बात होती है। और जब ये फ़ख्र पहली दूसरी बार नहीं 9वीं बार हो रहा हो तो क्या ही बात है। जो हर पहाड़ को कर ले सर और ना आए किसी भी मुश्किल से बाज, उसका नाम है सरबाज। सरबाज खान कोपहमा पाकिस्तानी नेपाल में दुनिया की 9 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। आगे उनके पास 5 पीक्स और रह गई हैं। नेपाल की माउंट धौलागिरी चोटी भी उन्होंने सर कर ली है। सरबाज ने कामयाबी से दुनिया की 9 चोटियां जो 8000 मीटर से ज़ायद हैं वो उन्होंने समिट उनका कर लिया है। तो सरबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सरबाज भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आपको बहुत 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 मुबारक हो। क्या ज़बरदस्त सफ़र है सर आपका। जब आपसे हुंजा में मुलाकात हुई थी आपने कहा था कि यार मैं पहले गशोपरा 1-2 और उसके बाद धौलागिरी करूँगा। जो कहते जा रहे हैं अल्लाह के फजलो करम से वो सच साबित होता जा रहा है। कैसा रहा सफ़र धौलागिरी का, सबसे पहले तो ये बताएँ। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ज़बरदस्त मेरा ये साल ख़ासकर 2021 to 2021, क्योंकि यहाँ पे इस साल मैंने तकरीबन दुनिया के 4 अबाउट 1000 मीटर की पीस मैं सबमिट कर चुका। तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि यहाँ पे मैं एज ए फिक्सर रो फिक्सर भी था और इस मुहिम के दौरान और ये मेरे लिए ख़ास बात ये थी कि पाकिस्तान क्लाइंबिंग कम्युनिटी एक स्टेप आगे जा रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कौम की दुआओं की फ़ैल मुझे ये कामयाबी मिली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब भी कोई सफ़र का आगाज़ होता है या उसके लिए कोई प्लान किया जाता है तो यकीनन कोई ना कोई मुश्किल होती ज़रूर है। चाहे वो आपने 1 दफ़ा किया हो, 2 दफ़ा किया हो, कुछ ना कुछ नया चैलेंज सामने ज़रूर आता है। तो ये इस दफ़ा कौन सा नया चैलेंज था जो आपने फेस किया? नया चैलेंज मेरे लिए ये था कि ये पीक अभी तक किसी पाकिस्तानी ने सबमिट नहीं की थी और ये मेरे लिए दूसरा तो ये ऑटम सीज़न था। यहाँ पे ऑटम में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और जब हम बेस कैंप पहुँचे तो लगातार तकरीबन हफ्ता बर्फ़बारी हुई और फ्रेश स्नो की वजह से हमें रास्ता बनाने में ज़्यादा दिक्कत हुई। और बहरहाल हम कोई 7-8 फिक्सिंग टीम, जिसमें 7 नेपाली शेरपा और मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था फिक्सिंग में। तो बहुत काबिल और बहुत टेक्निकल क्लाइंबर्स होते हैं शेरपा,
तो उनके साथ मिलके हमने कदम जुई की और एक नहीं बल्कि 2 दफ़ा हमने समिट अटेम्प्ट की। पहले अटेम्प्ट पे हम जा रहे थे कि 7 पे हमें वहाँ से आगे जाने का कोई वो नहीं हुआ क्योंकि डीप स्नो की वजह से तकरीबन 4 फीट फ्रेश स्नो पड़ी थी। तो फिर दोबारा हमने 4-5 और शेरपास को मिला के वहाँ से मैन पावर लेके हमने अगले दिन फिर समिट का प्लान बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हुई। सरबाज भाई, कितने दिन लगे आपको समिट करने में, यानी कि पीक पे पहुंचने पे और वापस रिटर्न होने में? तकरीबन 1 महीने का ये एक्सपेडिशन थी, लेकिन ये लगे हमें एक रोटेशन हमारा अपना बॉडी को यानी क्लाइमेटाइज मौसम पजीराई के साथ साथ तकरीबन 25 डेज लगे। 25 दिन लगे आपके। अच्छा, 25 दिन बिल्कुल। राकापोशी, K2, नागा पर्वत, उसके बाद आपके माउंट एवरेस्ट और गशपुरा 1, गशपुरा 2 और अब ये धौलागिरी। 9 हो गई हैं सरबाज भाई। जब मेरी आपसे बात हुई थी तो उस वक्त 7 की थी आपने, ठीक है ना? अब हो गई हैं 9, आगे रह गई है 5, जो कि आपका जो समिट 14 है मिशन, उसको कंप्लीट करने में पहले पाकिस्तानी होंगे आप, जो कि 8000 मीटर से बुलंद जितनी भी चोटियां हैं उसको कवर करेंगे। दुनिया में ऐसा पहले हुआ है कि किसी बंदे ने सारी 8000 के ऊपर वाली जो है पीक्स वो की हैं? बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया के तकरीबन 40 प्लस है, 40 to 45 है जिन्होंने इस मुहिम को अबूर किया है, 14 मिशन को। उनमें से काफ़ी तकरीबन यानी 20-22 ऐसे हैं जिन्होंने विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन और विदाउट शेरपा किया है। तो मेरा मिशन है कि मैं विदाउट सप्लीमेंट्री, अभी तक मैंने दुनिया के 7 पीक्स विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन और विदाउट शेरपा मैं कर चुका हूँ। बाकी दो में मुझे फ्रॉस्ट बाइट की वजह से तो मुझे एवरेस्ट और अन्नपूर्णा पे मुझे ऑक्सीजन आखिरी चोटी के करीब मुझे इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन इंशाल्लाह मैं अगले आने वाले वक्त में जहाँ पे भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं दोबारा उनको विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन मैं उनको करना चाहता हूँ। अच्छा, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई कि जितनी रह गई हैं अब वो आपने करनी है और माशाल्लाह पहले पाकिस्तानी होंगे और ये हमारा प्राइड होगा। सरबाज भाई, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि हम बार बार ये बताते रहते हैं अपने शो में कि जी जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है, फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है। कहने में ये बड़ा आसान लगता है, जिसको होती है ना ये उसको अंदाज़ा होता है इसका। तो क्या फ्रॉस्ट बाइट का कोई क्योर है? जिस वक्त आपको ये हो रहा होता है, जब आप क्लाइंब कर रहे होते हैं और अगर आपको पता चल जाए कि मुझे ये हो रहा है, इस तरह की बीमारी आपको उस वक्त रोकती है या फिर आप उस वक्त किसी न किसी तरह करके ऊपर चले जाते हैं और वापस आके इसकी क्योर होती है, ये बताइए। बिल्कुल, ज़्यादातर फ्रॉस्ट बाइट का ज़्यादा खदशा इस वक्त होता है जब आप बग़ैर ऑक्सीजन के जा रहे हैं, बग़ैर विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑलरेडी 7,200 के से ऊपर का जो हाइट होती है उसको हम डेथ जोन कहते हैं। वहाँ पे अगर आपको सी लेवल पे आपको 80 to 85% ऑक्सीजन मिलता है, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल 20 to 22 ज़्यादा से ज़्यादा 25% आपको ऑक्सीजन मिलता है। तो इसकी वजह से आपका टो और ज़्यादातर हाथ की अंगुलियाँ फ्रॉस्ट बाइट होने का ज़्यादा चांस होता है। तो बिल्कुल पता चलता है जब हवा ज़्यादा चलती है और जब आप उस डेथ जोन में जा रहे होते हैं तो आपको बिल्कुल महसूस होता है कि आपका जो पाँव में खासकर टो और हाथ में आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, सेल्स रुक जाते हैं और फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो जाते हैं। सही। तो सरबाज, आप तो बहुत सारे लोगों के लिए और हमारे लिए तो आप फ़ख्र हैं, बहुत सारे लोगों के लिए आप स्टार भी हैं और मुझे लगता है शायद सीखने के लिए मिसाली किरदार भी हैं। पाकिस्तान में माउंटेन क्लाइंबिंग का फ्यूचर आप कैसा देखते हैं? अभी तक तो मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर कोई नया बंदा आना भी चाहता है तो हम उसको रिक्वेस्ट भी करते हैं तो आप आ जाएं, इस फील्ड में आ जाएं। वो तो कहता है कि आप लोगों का क्या हुआ जो हम आ जाएंगे और इस फील्ड में काम करेंगे। लेकिन हमें ज़रूरत इस बात की है कि क्योंकि हमारे पास इतना अच्छे पहाड़, तकरीबन 8000 से ऊपर 5 पहाड़ और 7000 के जितने दुनिया में नहीं है इतने हमारे पास है पहाड़ हैं। तो अगर इसमें हम इनिशियल और बेसिक वो ट्रेनिंग वगैरह सिखा के हम काम करें तो टूरिज़म दुनिया के
जिस तरह नेपाल में और दूसरे ममालिक में हमारे इसी पास भी हो तरह सकती हम है काम कर सकते हैं। बिल्कुल सरवाज भाई, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है आपके अपने होम विलेज में। तो ये हमारा टैलेंट है जो कि पूरी दुनिया में, जिसको कहते हैं ना सर चढ़ के बोलना और एक होता है पहाड़ चढ़ के बोलना, हमारा टैलेंट पहाड़ चढ़ के बोलना है। मिलवाते हैं ऐसी पाकिस्तानी खातून से जिन्होंने ड्राइविंग के दौरान हादसात से बचने का एक हल तलाश किया है और एक सॉफ्टवेयर बनाया है। ये डॉक्टर हुमैरा अनवर हैं और हुमैरा नूर, और डॉक्टर हुमैरा नूर ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किया है जो गाड़ी के ड्राइवर के चेहरे के तासुरात और फेशियल एक्सप्रेशंस को पहचान कर और फिर उसे मुमकिन हादसे से बचने के लिए बर वक्त खबरदार कर देगा। जर्मन स्टार्टअप फॉर पायलट्स की शरीक बानी डॉक्टर हुमैरा नूर से हम दिलचस्प बातें करेंगे, उनसे जानेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ जानने के लिए कि कैसा सॉफ्टवेयर है और ये किस तरह से काम कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, आई एम डूइंग ग्रेट। अच्छा हुमैरा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपका सॉफ्टवेयर है ये हादसात से बचाएगा, ड्राइवर के चेहरे के तासुरात फ़ौरन से पढ़ लेगा, ये कैसे मुमकिन है? मतलब हम जिद्दत हो गई है, तरक्की बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन इतनी तरक्की कि एक सॉफ्टवेयर ऐसा बन गया कि अब आप हादसात से भी बच सकते हैं। बिल्कुल, मैं असल में 4 पायलट्स का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स, तकरीबन हर 20 सेकंड्स पर एक एक्सीडेंट ऐसा हो रहा होता है जिसकी वजह से कोई ना कोई अपनी जान से हाथ धो रहा होता है। इसका मतलब है जितनी देर में आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया और हमने सलाम दुआ की, तकरीबन 5-6 लोग अपनी जान ज़ाया कर चुके हैं इस ट्रैफिक हादसे की वजह से। और इनमें से अक्सर हादसात एक इंसानी गलती की वजह से हो रहे होते हैं और उसमें ड्राइवर का कसूर होता है अक्सर, या वो डिस्ट्रैक्टेड होता है किसी वजह से, या वो रेज ड्राइविंग कर रहा होता है, या नींद के झोंके में चला जाता है। और बेसिकली यहाँ हमने टेक्नोलॉजी यूज़ की है, AI और कंप्यूटर विजन को यूज़ करते हुए हम बेसिकली ड्राइवर के तासुरात को कैमरे के थ्रू नोट करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा सकती हूँ कि ये हमारी डिवाइस का प्रोटोटाइप है जिसमें कैमरे के थ्रू ड्राइवर की चेहरे को मॉनिटर किया जा रहा होता है और उसके चेहरे से डिफरेंट आई एरिया या फेस लैंडमार्क्स को आइडेंटिफाई करके फिर सॉफ्टवेयर ये आइडेंटिफाई करता है कि ड्राइवर इस वक्त रेज ड्राइविंग तो नहीं कर रहा और किसी ख़तरनाक सूरत हाल का से 2-4 तो नहीं होने वाला। जैसे ही कोई रिस्की सिचुएशन आइडेंटिफाई होती है तो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसे एक सिग्नल जनरेट कर देते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्राइवर को फ़ौरन आइडेंटिफाई कर दिया जाता है कि वो नींद में जा रहा है, ड्राउजी स्टेट में जा रहा है, और उसे सिग्नल जनरेट करके किसी भी एक्सीडेंट से बचाया जा सकता है। ओके, अच्छा अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ एज अ ड्राइवर, ये किस तरीके से काम करेगा? लाइक अगर तो कोई या तो उसके एक्सप्रेशंस ऐसे आ गए वरींग या फिर कोई खौफ के, तो गाड़ी क्या करेगी? गाड़ी रुक जाएगी? और अगर किसी ऐसे एरिया में गाड़ी चल रही है जहाँ पे पीछे से भी कोई गाड़ी आ रही है तो क्या वो गाड़ी रुक जाएगी? किस तरीके से असेस होगा पीछे से आने वाली गाड़ी ना हिट कर जाए? इस पर प्लीज़ एलैबोरेट कीजिएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है और इसको हमने इस वक्त ओपन रखा है कस्टमर की बेसिस पर। हमारा सॉफ्टवेयर बेसिकली ये सिग्नल जनरेट कर देगा कि ड्राइवर के इस वक्त स्टेटस क्या है, उसके तासुरात क्या हैं, गाड़ी को रोकना है, कोई सेंट्रल सर्वर पे सिग्नल भेजना है, किसी पुलिस को अलर्ट करना है, या इस तरह से जो भी एक्शन लेना है ड्राइवर को वार्न कर देना है। क्योंकि अगर वो ड्राउजी हो रहा है तो सिर्फ उसको एक ट्रिगर जनरेट कर देना कि प्लीज़ बी अलर्ट, इतना काफ़ी है। लेकिन अगर ड्राइवर परेशान नज़र आ रहा है और ख़ास तौर पे जैसे आपने कहा अगर कोई उसका पीछा कर रहा है और ऐसे में हम गाड़ी को रोक दें तो ये तो और भी ज़्यादा ख़तरे की बात हो जाएगी। तो इस वक्त सॉफ्टवेयर से ज़्यादा हम इंसानों पे भरोसा करते हुए उन्हें डिसीजन लेने के लिए अलाउ करेंगे। लेकिन ये पोटेंशियल होगा कि सिग्नल जनरेट कर दिया जाए, आप उसे गाड़ी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं कि वो ब्रेक अप्लाई कर सके, या आप उसे सेंट्रल सर्वर से भी कनेक्ट कर सकते हैं और आप उसे ड्राइवर को हाथ के हाथ अलर्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और यकीनन इसके ट्रायल तो हुए होंगे ना हुमैरा, तो ट्रायल के दौरान जो रिजल्ट सामने आए मैं चाहूँगी आप वो भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। ट्रायल इस वक्त चल रहे हैं और ज़्यादा हमारा फोकस इस वक्त इस चीज़ पर है कि जो हम मॉनिटर कर रहे हैं एक्सप्रेशंस को और ड्राउजीनेस को, वो हमारे लिए हम एज
श्योर एज पॉसिबल हों, ताकि किसी किस्म की गलत ट्रिगर्स ना जनरेट हों। तो इस वक्त हम इस सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करने के ऊपर काम कर रहे हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि ड्राइवर ड्राउजी हो रहा है, या दूसरे बाहर के ममालिक में तो इवन ड्रंकननेस एक इशू है, अगर हम ये ट्रिगर जनरेट कर रहे हैं कि ड्राइवर इस वक्त ड्रंक स्टेट में है, उसे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं इस वक्त अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कि यहाँ पर हमारे पास कोई गलत सिग्नल्स ना जनरेट हों, क्योंकि वो फिर एक दूसरी तरफ मसला जा सकता है, अच्छा, ट्रस्ट इशू हो सकता है। ये आपने अच्छी बात की, बिकॉज वो लोग जो लंबे रूट पे जाते हैं, परसों आई वॉज ड्राइविंग, इट वॉज एन 8 hours ड्राइव फ्रॉम कराची टू सम बीच, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब मुझे बराबर वालों को कहना होता है प्लीज़ कीप टॉकिंग टू मी, मुझे नींद ना आ रही है, ठीक है। तो ये एक बड़ा इशू है। लॉन्ग जो रूट के ड्राइवर होते हैं उनके लिए ऐप बहुत ज़बरदस्त और फीजिबल होगी, ऐसा ही है। बिल्कुल, लेकिन हमने ये भी नोट किया है कि वो ड्राइवर्स जो कि लॉन्ग रूट पर नहीं जा रहे लेकिन उनकी लॉन्ग आवर्स की ड्यूटी है, जैसे कि वो ड्राइवर्स जो कि किसी किस्म की डिलीवरी कर रहे हैं, पोस्टल डिलीवरी कर रहे हैं, या किसी भी किस्म की डिलीवरी कर रहे हैं और उनको मुस्तकिल ऑन द रोड रहना है, ज़ाहिर थकान तो हो रही होती है, उसको भी हम मॉनिटर कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि डिवाइस खुद, हम अपनी डिवाइस को बेसिकली एक स्मार्ट को पैसेंजर के नाम से भी कभी कभी इंटरनली बुलाते हैं, क्योंकि बेसिकली जैसे आपने कहा कि वो एक आपका साथी को पैसेंजर होगा जो कि आपको एक अच्छा ड्राइवर या अच्छी ड्राइविंग करने में हेल्प करेगा। सही। अच्छा हुमैरा, मुझे बताएं कि क्या जर्मनी में सरकारी सतह पर इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाने के लिए कोई डेवलपमेंट, कोई पेशरफ्त हुई है? So, इस वक्त हम जिस स्टेज में हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पर भी और प्राइवेट लेवल पर भी कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह अडॉप्ट किया जा सके। हमारे सबसे बड़े जो कस्टमर इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं उनमें लॉजिस्टिक्स और फ्लीट मैनेजर्स हैं जो कि प्राइवेट लेवल पर काम कर रहे हैं, और उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने ड्राइवर्स को मॉनिटर तो सही वर्ड नहीं है लेकिन एनालाइज कर सकें और उनको प्रोटेक्टेड रख सकें कि ड्राइवर इस वक्त रिस्की सिचुएशन में तो नहीं है। इसके अलावा हम इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहे हैं और अक्सर जगहों पर डेटा प्राइवेसी लॉज काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, तो हमारी कोशिश है कि अगर हम इसे गवर्नमेंट लेवल पर और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लेवल पर उन्हें अब कन्विंस कर सकें कि ये सेफ्टी के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी और ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो जाएगी। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं, इनफैक्ट इस वक्त हम अपने एक्सपोजर के लिए डिफरेंट जर्मनी स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनफैक्ट इस वक्त हमारी पब्लिक वोटिंग भी ऑन है, अगर आप 4pilots.io पे जाएँ तो आप हमारे लिए वोट कर सकते हैं। इससे हमें वो एक्सपोजर और वो एक्सपोजर मिलेगा जिससे हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि रोड सेफ्टी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और इस किस्म के सॉफ्टवेयर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। सही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमैरा नूर हमारे साथ मौजूद थी और इस बहुत ही मुनफरिद ऐप के हवाले से हमें बता रही थी। तो जनाब, हमने आपको ये दिखाया सेगमेंट, और अब अगर आपके हादसात जो हैं वो बढ़ रहे हैं और आप बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे, ये सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और एक बढ़ती हुई चीज़ जिसने कल बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वैसे जब कहते हैं ना दूरियां ज़्यादा हो जाती हैं तो जो आपका रिलेशनशिप उसका टेस्ट शुरू हो जाता है। कल रात को वही वाला टेस्ट था सबका। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि जितनी दूरी होती है मोहब्बत उतनी बढ़ती है? उतनी बढ़ती है। अरे वाह वाह, क्या बात है। तो कल ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई। तो इस तरह तो फेसबुक और वो सब बंद होना चाहिए, होना ही चाहिए। दूरी बढ़ानी है ना, बढ़ाओ और दूरी बढ़ाओ, मोहब्बत बढ़ाओ। लेकिन हुआ कुछ ऐसे, गुज़िश्ता रात अचानक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम बंद हो गए। कई सोशल मीडिया सार्फिन मुतासर हुए, बेचैनी फैल गई। इस खबर का अगर दूसरा रुख देखें तो बहुत से लोगों ने मोबाइल को दूर रख दिया और अपने अपनों में लौट गए, और उन्होंने बोला होगा यार घर वाले अच्छे हैं और मिलना चाहिए, कभी कभी मिलना चाहिए, मैं आप ही के घर का हिस्सा। हाँ, कभी कभी मिलना चाहिए। तो जनाब अली, ये कल रात सारा कुछ हुआ। रिश्तों में दूरियां आ गई हैं वैसे, और समाजी रवैयों पर जो है उस पर भी हम बात करेंगे। बट द थिंग इज,
सिर्फ ये बात नहीं महक, सिर्फ ये बात नहीं, चले ये तो एक चीज़ थी ना कि जो बड़े लोग थे वो सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हैं, ये जो छोटी दुनिया है ये जो हर वक्त मोबाइल में घुसी रहती है। अच्छा नहीं, मुझे लगता है ज़्यादा यूट्यूब ये इस्तेमाल करने वाले, वीडियोस देखने वाले, गेम्स खेलने वाले हैं बच्चे हमारे जो है ना। कल यूट्यूब बंद नहीं था। सोच है। मैं चाह रही हूँ बच्चों को थोड़ा सा बचा लूं, ये वो अब्बा है जो फौरन से कहते हैं आपकी सोच है। आपने देखा भी कोविड के माहौल में बच्चों ने क्या किया, टिकटॉक शुरू कर दिया। टिकटॉक और इसके अलावा मतलब मैं कहती हूँ कि हम हैरान रह गए कि ये हमारी जो नई नस्ल है क्या करी है। खैर इसके बारे में हम बात करेंगे। आज है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर यानी आज मेरे हैंडसम कप्तान की बर्थडे का दिन है। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे वज़ीर आज़म इमरान खान। 69 साल के हो गए हैं आप, और जिस तरीके से आपने 92 में मुल्क को लीड किया, हमारी क्रिकेट टीम को लीड किया, दुआ यही है कि उसी तरीके से, उसी जो एक गुमगू की कैफियत में मुल्क है उसको उसी तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। अच्छा देखिए 5 अक्टूबर 1952 को पैदा हुए थे खान साहब, और 92 वाला वर्ल्ड कप हमने जीता। ये 2 वाला जो है ना 52, 92 ये देखें कितना लगे हैं हमारे लिए। और और आगे आने वाला है 2022 अगला 22 भी है। ये 2 का हिस्सा बड़ा लकी है खान साहब के लिए। तो खान साहब आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो, और अल्लाह ताला आपको इस तरह ज़िंदगी की बहुत सारी बहारें देखना नसीब फरमाए। आप इसी तरह से हमारी कौम को जो है वो एक मजबूत लीडर की तरह लेकर चलते रहें। और जो लोग ये कहते हैं ना कि अब इतने साल गुजर गए खान की हुकूमत को, खोया क्या पाया क्या, ये देखना है, ये वाकई हकीकत है। इसका होना चाहिए कि आप देखें कि आपने क्या खोया क्या पाया, लेकिन जो हमारी पॉलिसीज़ है ना, स्पेशली हमारी जो पॉलिसी है खारजा पॉलिसी, वो खान साहब के दौर में बहुत ज़्यादा बेहतर हुई। अच्छा, अगर इमरान खान की ज़िंदगी पे नज़र डालें तो एक बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि बैटल फाइट वाली उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, क्योंकि जिस वक्त वो बड़े हो रहे थे उनकी वालिदा वो कैंसर में मुब्तला हुई, लेकिन एक शख्सियत के अंदर कितनी गहराई है, कितनी पुख्तगी है, जब मुश्किलात उस पर पड़ती हैं तो अंदाज़ा होता है। तो इमरान खान जिस वक्त उन्हें ये पता चला तो उन्होंने उस चीज़ को इतना ज़्यादा फ़ील किया कि आगे चल के उन्होंने अपनी वालिदा के नाम पे एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया, जो कि आज पूरी दुनिया में मशहूर है और लोग उसकी तारीफ करते हैं। अच्छा फैसल, जब कोई कहता है ना कि अच्छा आप देखें वज़ीर आज़म ये हो या ऐसा हो वैसा हो, ठीक है, लेकिन मैं कहती हूँ खान साहब एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और खान साहब की ये वो क्वालिटी है जिसकी वजह से मैं ये कहती हूँ कि शायद एक लीडर जो है वो बहुत ज़्यादा आगे जाता है, कि जब तक आप अच्छा बोलते हैं, अच्छे तरीके से आप इशूज़ को हाईलाइट करते हैं, और इंटरनेशनल फोरम पर वो चाहे कश्मीर का इशू हो जाए या वो चाहे दीगर इशूज़ हो जाए, बहुत अच्छे तरीके से खान साहब ने इन चीज़ों को पेश किया। अच्छा, जब हम सोशल इश्यूज़ की बात करते हैं तो वही बात जो कि मैं और फैसल पहले कह रहे थे कि गुज़श्ता रात हमने देखा कि एक तूफ़ान मचा हुआ था। किस चीज़ का जनाब? खामोशी का तूफ़ान था। हर कोई इंतज़ार कर रहा था कि फ़ौरन से व्हाट्सएप खुल जाए, फेसबुक खुल जाए, इंस्टाग्राम खुल जाए, अपने प्यारों से, अपने करीबी दोस्तों से राब्ते हमारे बहाल हो जाएं। सोशल मीडिया एक्सपर्ट निगत दात ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम ये जानेंगे कि गुज़श्ता रात को जो हुआ वो दूरियां बढ़ाने वाला जो मामला था, हम देखते हैं कि ये सिर्फ पहली दफ़ा नहीं था बल्कि बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है। तो निगत, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा निगत, मुझे ये बताएं कि मोबाइल फ़ोन जो है दूरियां मिटाने का एक ज़रिया भी है, और कभी कभी कहते हैं कि दूरियां बढ़ाने का भी एक ज़रिया। जैसे कि हम कह रहे थे ना कि अभी कि अच्छा कल रात को मोबाइल फ़ोन्स बंद हुए तो हुआ ये कि अपने अपनों में जाके बैठ गए, तो ये इसके नुकसान ज़्यादा हैं या इसका फ़ायदा ज़्यादा है? यानी अगर मैं ये कहूँ कि मोबाइल फ़ोन सारा दिन हम बच्चे के हाथ में दे दें, किसी बड़े के हाथ में दे दें, तो एक इसका पहलू ये भी है कि आप अपनों से दूर हो जाते हैं, लेकिन एक इसका पहलू ये भी है कि आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। देखिए, ये टेक्नोलॉजीज जो हैं, मोबाइल, इंटरनेट, इनका दो पहलू हमें ज़रूर मद्देनज़र रखने चाहिए। फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। और वो एक बात हम कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, यू नो, लाइक एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, तो टेक्नोलॉजी के साथ भी यही मामला है। तो जो मयाना रवि है वो बहुत ज़रूरी है मोबाइल के इस्तेमाल में, ऐप्स के इस्तेमाल में। रात को हमने देखा कि एक मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि ये लॉन्गेस्ट आउटेज था, इतनी ज़्यादा ऐप्स का एकदम से डाउन हो जाना, एक ही कंपनी से जो रिलेटेड है, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। तो उससे ये कि बहुत से लोगों को शायद एक सुकून भी मिला हो कि अच्छा अब हमें कोई मैसेजेस नहीं आएंगे व्हाट्सएप पे, और वो जो एक बड़ा हर वक्त पॉपअप हो रहा होता है हमारी स्क्रीन पे और हर वक्त हम बिजी होते हैं,
लेकिन उसके साथ साथ बहुत से ऐसे क्रिटिकल यूजर्स भी हैं जो कि जिनके लिए ऐप बहुत ज़रूरी हैं, मतलब ये उनकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो आई थिंक ये दोनों अहम पॉइंट्स हैं जिस पे मुझे लगता है कि सोसाइटी में कन्वर्सेशन करने की बहुत ज़रूरी है कि ऐप का होना इटसेल्फ इज़ नॉट अ बैड थिंग, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे जो रवैये हैं इनको इस्तेमाल करने के, उनमें क्या मसाइल हैं उस पर बात करना ज़रूरी है। अच्छा निगत, सोचें कि वन फाइन डे अ मॉडल वेक्स अप और उसे पता चले कि द इंस्टाग्राम इज़ गॉन एंड ऑन दैट फाइन डे यू आर नॉट इवन अ मॉडल। तो जैसे कि आपने रवैयों की बात की है, हमारी ऑब्वियसली द वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड नाउ, लेकिन जो हमारी डिपेंडेंसी है इन ऐप्स पे वो आप समझती हैं हद से ज़्यादा बढ़ गई है या फिर वी आर ऑन द राइट ट्रैक? मेरा ये ख्याल है इसको दो तरीके से हमें देखना चाहिए। एक तो ये कि अब ये ऐप सिर्फ आपकी इज़हार राय का ज़रिया नहीं है या आप अपना जो काम है उसके ज़रिए से नहीं करते, बल्कि मोनेटाइजेशन भी है यार। आपकी जो इकोनॉमिक्स है, जो फाइनेंशियल गेन्स हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप अगर इन्फ्लुएंसर्स को देखें तो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया एक तरफ जो मार्केटिंग या उस तरह की जो चीज़ें कर रहा होता है, वो अब आपका सोशल मीडिया उसमें बहुत ज़्यादा आगे है। तो ये एक मुआश का ज़रिया भी है और इसी वजह से ये ज़रूरी है कि हम एक ही तरह की ऐप्स को उतनी तवज्जो ना दें। वी रियली नीड टू फाइंड वेज कि और कौन सी ऐसी स्पेसेस हैं जहाँ पे इंस्टाग्राम की तरह, फॉर इंस्टेंस फेसबुक की तरह, व्हाट्सएप की तरह, तो व्हाट आर द अल्टरनेटिव वेज जहाँ पे ये जो मुख्तलिफ मॉडल्स या इन्फ्लुएंसर्स जो भी हमें नज़र आता है वो दूसरे भी अल्टरनेटिव मॉडल्स मौजूद हों। और आई थिंक ये ज़रूरी भी है, ये बिजनेसेस के लिए भी ज़रूरी है, ये कंपटीशन के लिए भी ज़रूरी है कि आपकी बिलियंस ऑफ यूजर्स जो हैं वो इन 3 ऐप्स पे सिर्फ इन्हिसार ना करते हों। तो ये भी एक बड़ा, मैं कहती हूँ, एक झटका देने वाली चीज़ थी और ये यूज़र्स के लिए बड़ा ज़रूरी है और मुख्तलिफ लोगों के लिए सोचना ज़रूरी है कि अगर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे सिर्फ चंद मकबूल ऐप्स पे, तो और अगर उसके साथ कुछ होता है तो फिर आप क्या करेंगे? what are the other ways you have thought about? And I think that's a very important question at the moment that we all need to think about. ओके, आखिर में निगत ये बताइएगा, जैसे कि आपने कहा कि हमारा एक आम आदमी का यही रुझान होता है कि वो जो मखसूस और मशहूर ऐप्स होती हैं उनकी तरफ जाता है। क्या आप कहेंगी कि हमें दीगर ऐप्स की तरफ कौन से ऐप्स हैं कि जिनकी तरफ, जैसे कल देखा ट्विटर, इस पे कंटेंट का बड़ा रौला पड़ जाएगा बिकॉज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आर इजी कंटेंट क्रिएशन, वेयर एज अगर ट्विटर की बात करें तो वहाँ पे थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू होती है। वैसे मैं तो इतनी एग्री नहीं करती कि ट्विटर पे ज्यादा इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू होती है। अब तो बहुत ज्यादा दूसरी गुफ्तगू भी हमें ज्यादा वही नजर आती है। लेकिन ये कि कल मिसाल के तौर पे ट्विटर पे बड़ी इंटरेस्टिंग मैं कन्वर्सेशन देख रही थी। लाइक मुझे लगा पूरी आबादी जो फेसबुक और इंस्टा की है वो ट्विटर पे आ गई एंड देन ट्विटर ऑल्सो स्टार्टेड स्लोइंग डाउन। तो वो भी हमने देखा कि ये हिकअप्स जो हैं, जब आप एक ही ऐप के ऊपर इतना बर्डन जब आ जाता है तो ऑफ कोर्स टेक्निकल ग्लिचेस भी आते हैं। और ये हमें कल हमने ये देखा कि मिसकॉन्फ़िगरेशन थी फेसबुक के सर्वर्स कंप्यूटर्स के हवाले से। तो एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन कल मैंने देखी कि डिफरेंट एप्स वर सेइंग कि अच्छा नाउ दैट फेसबुक इज डाउन सो यू कैन कम ऑन आवर ऐप, एंड आई थिंक दैट्स द डिस्कोर्स वी नीड। ये हमें ये डिस्कशन चाहिए कि अगर व्हाट्सएप डाउन है तो सिग्नल अवेलेबल है, राइट, एंड इट्स मोर सिक्योर, इट्स ओन्ड बाय एक्टिविस्ट एंड नॉन प्रॉफिट, और वो काफ़ी लोग उसको प्रेफर भी करते हैं सिक्योरिटी वाइज। तो इस तरह के अल्टरनेटिव मॉडल्स मौजूद है। आई थिंक ये भी हमारे बिहेवियर का ताल्लुक है कि जो जितनी ज़्यादा फेमस ऐप होगी, जिस पे ज़्यादा लोग होंगे, तो नेचुरली लोग उधर जाएंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है डिसेंट्रलाइजेशन की, कि आपकी जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज हो और एक या दो कंपनीज के उसी में ये सारी पावर जो है ना जाती है, अदरवाइज फिर आपका बिल्कुल ये सिस्टम ब्रोकन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है निगत, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। और ये जो कल एक हमने जैसे पहले भी कहा ना, खामोशी का तूफान था जिसमें बहुत सारे लोग परेशान भी थे, फैसल समेत बहुत सारी हमारी बात। मैं बिल्कुल, आई एम सॉरी, आई एम नॉट अ मोबाइल पर्सन, आई एम अ नेचर पर्सन, तो मैं बिल्कुल भी परेशान और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। और अब हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच गया। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। डेंगू और कोरोना
दोनों से आपने बचना है, दोनों से आपने एहतियात करनी है। कल तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।